हो झालं. गुड आफ्टरनून गाईज. आवाज थोडा कमी कर इथला. हेलो 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 हेलो. चलिए, गुड आफ्टरनून. ऑनलाइन वाले मुझे बताएंगे आवाज बराबर आ रहा है, क्लैरिटी है? हेलो हेलो हेलो. अंकिता, विशाल, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. तो गाइज कुछ लोग सुबह से यस हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे. ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. कोई भी हैप्पी रहा तो आदत हो गई हैप्पी बोलने की. नाउ आप में से कुछ लोग सुबह से पढ़ रहे होंगे रैपिड रिवीजन, तो अपना हौसला बना के रखो, एनर्जी बना के रखो. अब यहां से आपके बस सिर्फ 2 लेक्चर बाकी है. अभी हम ऑडिट शुरू कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपका एफएम है. सिर्फ 90 मिनट की बात है. नाउ गाइज क्विकली पहले मेरा इंट्रोडक्शन. शॉर्ट में आई हैव बीन अ रैंक होल्डर, अच्छी बात. देन आई हैव फेल्ड ऑल्सो, तो फेलियर से कैसे वापस बाहर निकलते हैं वो भी पता है. आई हैव डन माई आर्टिकल फ्रॉम पीडब्ल्यूसी और बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर रखा है. और 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसमें मैंने बहुत सारी अच्छा कंटेंट, अच्छे वीडियोस, अच्छे एग्जांपल्स, चीजें रेडी की है. और उसमें से बहुत कुछ हम लोग ये रैपिड रिवीजन में यूज करने वाले हैं. नाउ गाइज ये लिंक है, ये लिंक आपको सबसे ज्यादा काम आएगी. tinyurl.com RDMB बैच. ठीक है, अगर आप इस लिंक के ऊपर जाएंगे जो आपको जाना है अभी, RDBM बैच. हर बैच का हम लोग एक कोड देते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. tinyurl.com/RDBM. अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा सॉफ्ट कॉपीज. हम लोग 2 मटेरियल यूज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज फाड़ू चार्ट बुक और परम क्वेश्चन बैंक. ये 2 चीज हम यूज करेंगे पूरे सेशन के अंदर. उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी, परम की सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाएगी वहां पर. फाड़ू का हमारा जो जीनी बुक है, डिजिटल जीनी बुक, वो मिल जाएगा. और डाउनलोड नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली आप उसको रेफर कर सकते हैं. जिनके पास फिजिकल है बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं. एक ग्रुप है, उसका लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए. उसमें सारे इंटर के जो अपडेट्स हैं मैं डालता रहता हूं. और कोई भी अगर मैसेज आप तक पहुंचाना है तो बड़े आसानी से हम पहुंचा सकते हैं. ये आपके लॉगिन में भी, ये जो डाउनलोड्स है आपके लॉगिन में भी आपको मिल जाएंगे. फिर अगर नाउ फाड़ू चार्ट रिवीजन हमने 80 पेजेस में पूरा का पूरा ऑडिट कवर किया है, 80 पेजेस में. और खास बात यह है वो पूरा का पूरा अराउंड 14 आवर्स, 14 घंटे में हमने कवर भी कर लिया है. एंड इट इज ऑलरेडी ऑन यूट्यूब. फिर सर अभी के रिवीजन में क्या करेंगे? हम लोग उसके भी आगे जाएंगे और भी बेहतर कुछ करेंगे. हमारा डे वाइज प्लान मैंने लगभग 15 दिन के आसपास का प्लान बनाया है. और इसमें जो सबसे बड़ा फोकस रहेगा आपके क्वेश्चंस पे रहेगा. क्योंकि ऑडिट में ही देखा गया है सर समझ में तो आ गया है, समझ में तो आ गया है, सब कुछ ठीक है, सिर्फ कौन से क्वेश्चन में क्या लिखे, कैसे लिखे, वो हमको पता नहीं चल रहा है. तो हम लोग कॉन्सेप्ट तो कवर करेंगे ही, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस के साथ करेंगे. ठीक है, तो हर दिन का आपका प्लान है. पहले दिन में चैप्टर नंबर 1 है, फिर आगे जाके 2 है, 11, 12, 7 और पूरे 13 चैप्टर्स का प्लान है. लगभग कितने क्वेश्चंस हम लोग डेली करेंगे? पहले दिन मैं कुछ बेसिक बताने वाला हूं, तो क्वेश्चंस कम हम लोग कवर करेंगे. अब वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए मजा तब आएगा जब मैं भी मेहनत करूं और आप भी करें. हम दोनों साथ में करेंगे तो रिजल्ट जबरदस्त रहेंगे. 1 + 1 won't be 2, it will be 11.
आपका टारगेट है, शीट में दिया हुआ है, आज घर जाने के बाद में चैप्टर नंबर 1 जो है फाड़ू का, ठीक है, आपको वो देखना है। कोई भी, मैंने इस तरीके से बांटा है, स्पीड थोड़ा बढ़ाकर देखेंगे। हो सकता है कुछ लोग 1 पे देखें जिनको लिंक ना लगे, हो सकता है जो लोग बहुत कंफर्टेबल है 1.25 पे देखें, 1.5 पे देखें, लेकिन प्लानिंग ऐसी है कि 45 मिनट्स के ऊपर नहीं देना है, वो वीडियो खत्म हो जाएगा। जो भी वीडियो बड़ा बराबर जहां पर बड़ा है, मैंने उसको 50-50% तोड़ के रखा हुआ है। तो आपका टारगेट रहेगा फाड़ू चार्ट रिवीजन आपको जाकर देखना है, और मैं आपको रोज 5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। अगर हम ऐसे चले तो हम क्लास में 175 to 200 क्वेश्चन करेंगे, और आप घर पे 100 क्वेश्चन करोगे। 100 क्वेश्चन गाइस, 100, ठीक है, 300 क्वेश्चंस हमारे कवर हो जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही रूल ध्यान रखना है, मैं जो बोलूं उसको रिलीजियसली घर जाके फॉलो करना है, सोचना नहीं है, कुछ भी सोचना नहीं है। जो भी आपको काम दिया फटाफट उतना आपको करना है, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा, हमारे क्वेश्चन बैंक में, परम क्वेश्चन बैंक में 450 क्वेश्चंस है। 450 में से 300 क्वेश्चंस के ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, 300 क्वेश्चंस के ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन जब आपको जरूरत पड़े तब आप वो देखिए। मैं आपको इसी शीट में अपडेट करूंगा। हम लोगों ने 300 क्वेश्चन वाइज लिंक दी हुई है, हर क्वेश्चन की लिंक दी है। 450 में से 300 क्वेश्चंस की लिंक है कि भाई ये लिंक पे इसका एक्सप्लेनेशन है। ये आपके शीट में मैं शाम तक ऐड कर दूंगा, आई विल पुट इट, ठीक है। ओके गाइज, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डेवलप किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर ऑडिट प्रोसेस। यह करने के बाद में हम किसी भी चैप्टर से शुरुआत कर सकते हैं। यह बेसिक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यह क्लियर है, देन वी कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ द चैप्टर्स, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का सुपर बेस है। सो गाइज, आर यू रेडी? ऑनलाइन वाले भी रेडी है? यस नो? यस नो? वेरी गुड। चलिए गाइज, कोर ऑडिट प्रोसेस, एज आई सेड, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स कवर करता है। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को स्टडी करने के बाद में हमने ऑडिट प्रोसेस को 5 स्टेजेस में हम लोगों ने बांटा है। पहला स्टेज आपका इनिशियल फेज, पहला इनिशियल फेज आपका। उसके बाद नेक्स्ट इज आपका प्लानिंग रिस्क असेसमेंट फेज। प्लानिंग के बाद में एग्जीक्यूशन फेज, रिस्क को कैसे टैकल करना। एग्जीक्यूशन करने के बाद में रिपोर्टिंग फेज, और फिर अदर्स। तो 5 फेज में हमने बांटा है। लेट्स सी गाइस, आपको इमेजिन करना है सीए का ऑफिस, क्लाइंट आता है और रिसेप्शन पे बोलता है कि मुझे मेरा ऑडिट करवाना है, ठीक है। ही ऑफर्स द ऑडिट। सीए लोग जाकर काम मांग नहीं सकते, हमारा सीए एक्ट रोकता है। हमारा नाम, हमारे नेटवर्क से लोग हमारे पास में आएंगे। तो बंदा आता है हमारे ऑफिस में और बोलता है कि मुझे ऑडिट करवाना है। रिसेप्शन पे हमने इंस्ट्रक्शन देके रखे हैं, अच्छा ऑडिट का ऑफर आया तो उसको बिठाओ। बिठाने के बाद उसको पूछो, बेटा प्री कंडीशन फुलफिल कर रहे हो क्या? 2 प्री कंडीशन है। बोले क्या प्री कंडीशन है? ये सबसे बेसिक कंडीशंस है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। इसको बोलते हैं प्रीमाइसेस ऑफ ऑडिट, जिसके ऊपर पूरा ऑडिट टिका हुआ है। नंबर 1, क्या आप अग्रीमेंट में लिख कर दोगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आपकी जिम्मेदारी? हाँ, मेरी अकाउंट्स की टीम बैठी है ना, अकाउंट्स की टीम बैठी है, वो बनाकर देगी ना। अरे बहुत बढ़िया। दूसरा, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज करोगे वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है? इट इज नथिंग बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस शेड्यूल 3, बेसिक प्रिंसिपल्स एंड बेसिक फॉर्मेट जिसके मदद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। चीजें उसके हिसाब से है मतलब ट्रू एंड फेयर है, चीजें उसके हिसाब से नहीं है मतलब ट्रू एंड फेयर नहीं है। इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्या बात करें, इंडिया का एएस है, बहुत बढ़िया। इंडेस है, बहुत बढ़िया। आईएफआरएस है, बहुत बढ़िया। यूएस गैप है, बहुत बढ़िया, अच्छा है, चलेगा। अब सर, आप सर से मिल सकते हो। जाते थे उसको और पूछा, अरे बेटा कोई लिमिटेशन ऑन स्कोप तो नहीं है? सर लिमिटेशन मतलब रिस्ट्रिक्शन, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे दिमाग में आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन डालने का नहीं सोच रहे। पूछना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शंस है और इतने हेवी रिस्ट्रिक्शंस है कि आगे जाके मेरे को क्वालिफाई या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, तो हम बोलते भाई माफ कर, तेरा काम ही नहीं करना। तू मुझे अगर इतना ज्यादा रोकेगा
कि इससे मत मिल, उससे मत कर, ये विजिट मत कर, वो विजिट मत कर, तो भाई छोड़ दे। देखो ये ओवरव्यू है, इसको हम आगे देखने वाले इन सब चीजों को। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे दिमाग में कोई लिमिटेशन ऑफ स्कोप नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन डालने का मैं सोच नहीं रहा। स्कोप मतलब दो चीजें होती है, कवरेज, क्या क्या कवर करेंगे ऑडिट में, और दूसरा उसका और एक मतलब होता है रेंज ऑफ एक्टिविटीज विच वी आर गोइंग टू परफॉर्म। बहुत बढ़िया बेटा, अंदर जाओ। अपने सामने क्लाइंट बैठा हुआ है, सर प्लीज बैठिए। मैं आपको बताता हूं स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के हिसाब से ना, जब भी कोई काम आता है ना, तो मुझे ऑडिट का काम आता है तो प्रिलिमिनरी कुछ काम करना पड़ता है, इनिशियल कुछ काम करना पड़ता है। क्या बोलते हैं उसको? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। बोले पीईए करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले मैं आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, ये देखो एक क्वेश्चनर है 10 पेज का, भर दो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सब डाल दो इसके अंदर, ठीक है? आपकी इंफॉर्मेशन आप बताओ, मेरी टीम भी सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, मार्केट में पूछेंगे। आप अगर ऑनेस्ट निकले और मेरे पास अगर काबिलियत निकली काम करने की, तो हम लोग फिर आगे बात करेंगे। अरे वाह, आप ऑनेस्ट निकले, बहुत बढ़िया है, काबिलियत है मेरे अंदर आपका इंडस्ट्री का ऑडिट करने की। सर और एक चीज मेरे को देखनी पड़ेगी कि क्या एथिकल रह पाएगी क्या मेरी टीम? एथिकल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पता चला मेरे ऑफिस में आपके रिश्तेदार है, इमीडिएट रिश्तेदार है। बोले 2 लोग हैं, बोले मैं इनको ऑडिट टीम से बाहर रखूंगा। चलो ठीक है, एथिकल रहने के लिए, इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी तय कर लिया। अब बोले एक काम करते हैं, लेटर साइन कर लेते हैं, दोनों के बीच में अग्रीमेंट बना लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगेजमेंट लेटर। अब बोले डन, ठीक है, इनिशियल फेज खत्म। जिस दिन एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ, कौन सा फेज खत्म हो गया? एंगेजमेंट बेस खत्म हो गया। अब हम लोग प्लानिंग शुरू करते हैं। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले बनती है स्ट्रैटेजी, ब्रॉड गाइडलाइंस, मंथली जाएंगे, क्वार्टरली जाएंगे, बड़ी टीम लेके जाएंगे, छोटी टीम लेके जाएंगे, ये सारी बड़ी बड़ी बातें 5 पेज के अंदर तय होंगी। कहां पे? ऑडिट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बेसिस पे डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्लान बनेगा हर चीज को ऑडिट करने का। प्लान इज डिटेल स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। 3 तरह के प्लान बनते हैं। पहला प्लान बनता है रिस्क असेसमेंट का, देखेंगे क्या होता है। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद अगला प्लान बनता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। उसको एग्जीक्यूट करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर ऐसे वाइज प्लान बनता है, ठीक है? विल सी, 3 तरह के प्लान बनते हैं। और कोई भी चीज फिक्स नहीं ऑडिट में। एक ही चीज फिक्स है कि कुछ भी फिक्स नहीं है। जैसे जैसे ज्यादा जानकारी मिलती जाएंगी वैसे वैसे हम चीजों को बदलते चले जाएंगे, अपडेट करते चले जाएंगे। सेम चीज प्लान में भी है। प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। प्लानिंग फेज के अंदर ही हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। अवर्स इज रिस्क बेस्ड ऑडिट, क्वांटम बेस्ड ऑडिट नहीं है कि हमको 40 आइटम का ऑडिट करना है, ठीक है? 400 घंटे है तो 400 डिवाइड बाय 40 सबको 10-10 बांट दो, ऐसा नहीं होगा। रिस्क बेस्ड होगा, जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे एफर्ट्स ज्यादा डालेंगे। नाउ इसलिए प्लानिंग के अंदर रिस्क बेस्ड ऑडिट है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होती है। सर रिस्क असेसमेंट मतलब रिस्क की खोज। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मतलब रिस्क की खोज। इसका सिंपल मतलब है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग। जाके देख धंधा क्या है, जाके इनके गोडाउन देख, जाके इनके प्लांट एंड मशीनरी देख, जाके इनके शॉप देख, क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जाके इनके अकाउंट, इनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देख, इनकी पॉलिसीज देख। क्यों देखूं? समझ में आएगा कॉम्प्लिकेशन कहां पे है, समझ में आएगा वीकनेस कहां पे है। जब ये कॉम्प्लिकेशन समझ में आएंगे, वीकनेस समझ में आएंगे, जजमेंट समझ में आएंगे, यही तो रिस्की एरियाज है, ये रिस्क की खोज है। अगली बार आप कहीं पर भी स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में वर्ड देखें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इट मींस कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग फॉर रिस्क, ताकि इससे रिस्क निकल सके। अगला स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। इंग्लिश में सेम लगेंगे, सेम नहीं है। स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग में दोनों का फर्क है, बस ये फर्क समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट खुलने लग जाएंगे। आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क मतलब जानकारी मिलने के बाद सोचना क्या गलत हो सकता है, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। हमको पता चला मार्केट में मंदी आ गई, ये थी जानकारी इकट्ठा की आरएपी में, फिर इससे सोचा क्या फर्क पड़ेगा, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी, नुकसान होगा इन्वेंट्री में, आपके जो डेटर है उसके पैसे डूब जाएंगे, वहां पे नुकसान होगा, वो आपकी क्या है, रिस्क। दैट इज आइडेंटिफाइंग असेसिंग रिस्क। कहां पे गलती हो सकती है, क्या गलती हो सकती है, दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। अब यह भी देखना पड़ता है कि ये रिस्क छोटे लेवल की है, मीडियम लेवल की, कि बड़े लेवल की है, लो, मीडियम, हाई। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ रिस्क समझना जरूरी है, क्योंकि अगर बीमारी अलग है तो उसकी दवा भी अलग है। रिस्क को बांटा जाता है 2 लेवल पे, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड रिस्क एट असर्शन लेवल। अगर सिचुएशन ऐसी है,
सिचुएशन ऐसी है कि कहीं पर भी गलती हो सकती है, हमको नहीं पता एग्जैक्टली कहां पे। जो ओनर है उनकी नीयत खराब है, चोर लोग हैं, आए दिन चोरी करते, गड़बड़ करते, नहीं पता कहां गड़बड़ करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। हमारा जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वही बेकार है, कभी भी कोई भी एंट्री डिलीट हो जाती है, अपने आप कोई एंट्री लग जाती है, कोई भी अंदर आ जाता है, कुछ भी चेंजेस करके चला जाता है, कहीं पर भी गड़बड़ होती है। दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। हम शिफ्ट हो रहे एएस से इंड एएस, भाई साहब हर फाइनेंशियल आइटम पे कहीं पर भी असर, कहीं पर भी गलती हो सकती है। दैट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क। हमारा जो अकाउंट है वो गधा है, उसको कुछ भी नहीं समझता, मैनेजिंग डायरेक्टर का साला है इसलिए वहां पे बैठा हुआ है, उसको कोई इंटरप्रिटेशन नहीं समझता, कुछ भी गलती हो सकती है। वापस फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क होती तो ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है, मतलब पूरी टीम को बड़ा कर, टीम में सीनियर्स ज्यादा रख, सबको बोल कि अलर्टनेस का लेवल बढ़ाएंगे, सरप्राइज चेकिंग बढ़ाएंगे। अगर रिस्क कौन सी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो रिस्पॉन्स कौन सा है? ओवरऑल। एंड नाउ कम्स वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज असर्शन। ठीक है, असर्शन। तो सबसे पहले हम लोगों को असर्शन का मतलब समझना है। ये हम लोग फाड़ू चार्ट बुक के फर्स्ट पेज पे थे, अब हम लोग चलते हैं असर्शन की तरफ। फाड़ू चार्ट बुक, हो सकता है कुछ लोगों का फॉन्ट अलग हो, हमने जब चेंज किया हमारा नया वर्जन तो सिर्फ फॉन्ट बदला है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे। 28 पेज नंबर पे हम लोग असर्शन। असर्ट करना मतलब इंग्लिश में असर्ट करना मतलब कुछ बोलना, गिविंग इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू जितनी भी जानकारी मैनेजमेंट दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो सब असर्शन है। जितनी भी जानकारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू मिल रही है वो सारी की सारी क्या है? असर्शन। अगर साफ साफ लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। लिखा हुआ है इतने करोड़ का लैंड है, इतने करोड़ की बिल्डिंग है, इतने करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी है, इतनी हमारी लाइबिलिटी है, वो क्या हो गया? एक्सप्लिसिट। लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है, वो क्या हो गया? इम्प्लिसिट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लैंड लिखा है और लैंड के बाद में सीधा प्लांट एंड मशीन लिखा है, बिल्डिंग नहीं लिखा है, तो इम्प्लिसिट है कि बिल्डिंग नहीं है, देयर इज नो बिल्डिंग। लिखा नहीं है लेकिन लोग मान लेते, अज्यूम कर लेते, समझ लेते, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट। नाउ लिसन, ये मोटा मोटी मतलब है। अच्छा, अगर पॉजिटिव ऐसा है लिखा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव असर्शन। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। ये उसका ब्रॉड मतलब है। जितनी भी जानकारी मिल रही है वो सब क्या है? असर्शन। अब हम लोग आते हैं स्पेसिफिक मतलब की तरफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ध्यान से देखोगे तो सिर्फ 3 तरह की जानकारी है, ट्रांजैक्शन, बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर। ट्रांजैक्शन मतलब आपकी इनकम, एक्सपेंस, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो। बैलेंस मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। डिस्क्लोजर मतलब नोट्स टू अकाउंट्स। बस 3 तरह की जानकारी है। ये 3 तरह की जानकारी से 3 तरह की इंफॉर्मेशन है, इससे आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जानकारी मिलती है वो असर्शन है। लेट्स सी गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, बैलेंस शीट में बैलेंस है सपोज, एकदम पेटेंटेड एग्जांपल, यही एग्जांपल बार बार रिपीट करते हैं, चेंज भी नहीं करते। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है कितने करोड़ का? 100 करोड़ का। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनेजमेंट बोल रहा है 100 करोड़ का लैंड एंड बिल्डिंग है, वास्तविकता में मिलेगा, आपको दिखेगा, मतलब दे आर सेइंग इट इज रियल एग्जिस्टेंस। इतना ही है, कुछ भी छूटा नहीं है, मतलब दे आर सेइंग कंप्लीटनेस। अमाउंट सही है, ना कम ना ज्यादा, ना 110 होना चाहिए था, 90 होना चाहिए था, मतलब वैल्यूएशन। हमारे बैलेंस शीट में लिखा है मतलब हम ही इसके मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। 4 ही होते हैं। ठीक है, असली है एग्जिस्टेंस, छूटा नहीं है कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है वैल्यूएशन, हम ही मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये 4 असर्शंस है। इसका यूज क्या हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन, आपके पीएनएल में 1000 करोड़ के सेल्स है, 1000 करोड़ के सेल्स है, वो बोल रहे हैं ये असली है। ऊपर असली के लिए क्या था? एग्जिस्टेंस। यहां पे क्या है? ऑकरेंस। ऊपर छूटा नहीं क्या था? कंप्लीटनेस। यहां पर भी क्या है? कंप्लीटनेस। ऊपर अमाउंट के लिए क्या था? वैल्यूएशन। यहां पे क्या है? एक्यूरेसी। फिर कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू बराबर है। रेवेन्यू के अंदर में भी सेगमेंट कौन से बिजनेस का है वो बराबर है, डिपार्टमेंट सही है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। इस साल का अगले साल नहीं गया, अगले साल का इस साल नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? कट ऑफ। ऊपर एक स्पेशल था, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यहां पे 2 स्पेशल है, क्लासिफिकेशन एंड कट ऑफ, बाकी 3 तो कॉमन है। ऊपर 4 थे, नीचे कितने हैं? 5। ये असर्शन है। और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करेंगे, वापस बिल्कुल ऐसा ही
इसी लाइंस के ऊपर अगर नोट्स अकाउंट में लिखा है लीज रेंट 5 साल का 20 करोड़ रुपए, ये असली है और कंपनी का ही है, उन्होंने ऐड करके लिखे दो असर्शन। ऑकरेंस मतलब असली, एकदम वर्ड टू वर्ड इंटरप्रिटेशन मत जाओ। ऑकरेंस मतलब ये असली है जो भी जानकारी है और कंपनी की है, इसलिए उन्होंने यूज किया राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। फिर कुछ भी छूटा नहीं है, कंप्लीटनेस, अमाउंट सही है, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। नोट्स टू अकाउंट्स होते किस लिए है? अंडरस्टैंडिंग के लिए। एकदम सही क्लासिफाई किया यहां पर भी और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। लाइन बिल्डिंग कितने थे? 4, बाद में कितने थे? 5, वापस कितने थे? 4। नाउ लिसन, व्हाई असर्शन वाइज? ताकि हम स्पेसिफिक और टू द पॉइंट चेकिंग करें, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। अगर हमारे आंखों में प्रॉब्लम है तो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी की जांच कराएंगे, उसी की दवाई लेंगे, उसी का ट्रीटमेंट लेंगे, टू द पॉइंट काम करेंगे। एग्जैक्टली सेम लॉजिक। अगर डेटर के वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है तो डेटर का वैल्यूएशन ही चेक करेंगे। एग्जिस्टेंस में टाइम ज्यादा वेस्ट क्यों करूं? कंप्लीटनेस में टाइम वेस्ट क्यों करूं? मुझे पता है असली डेटर है, मुझे पता है सब है, लेकिन मुझे डर है ये लोग पैसे देंगे कि नहीं देंगे। बस इसी बात पे मैं चेकिंग करना चाहता हूं। Concept of assertion makes us efficient and effective. Risk is identified at assertion level. Audit procedures are performed at assertion level. Evidence is collected at assertion level. Conclusions are formed at assertion level. अगर assertion सही है तो financial item सही है, अगर बॉडी के सारे पार्ट सही है तो फिर हमारी हेल्थ सही है। इसीलिए assertion का कॉन्सेप्ट लाया जाता है। नाउ कम बैक टू द प्रोसेस। हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं असर्शन लेवल और हम लोग इंटेलिजेंटली चलते हैं। नाउ अगर हमको पता चला डेटर के वैल्यू में प्रॉब्लम है, अभी मैंने एग्जांपल डेटर के वैल्यू में प्रॉब्लम है, ए मैनेजमेंट इधर, ऑडिट इज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, तू जानकारी देगा मैं चेकिंग करूंगा तब जाके ऑडिट होगा। दोनों चीजें साथ साथ में चलनी चाहिए। मैनेजमेंट तू मुझे बता, ये तेरी कंपनी है, ये तेरे डेटर है, तू कैसे प्रोटेक्ट करता है वैल्यूएशन को? तू बता तेरा क्या तरीका है वैल्यूएशन को प्रोटेक्ट करने का? ऐसे अरे गहरे किसी को माल नहीं बेचते। कोई भी नया आता है ना बंदा, उसको 20 पेज का देते डॉक्यूमेंट, उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हम लोग। अच्छा, फिर क्रेडिट रेटिंग करवाते उसका, फिर सीएफओ तय करता है उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी होगी। अच्छा, फिर हमारा सॉफ्टवेयर हेड डालता है, आईटी हेड सॉफ्टवेयर में, और कभी भी ये लिमिट तोड़ नहीं सकती, कोई भी एंट्री नहीं लगा सकता इफ अमाउंट इज क्रॉसिंग क्रेडिट लिमिट। सुपर, क्या सिस्टम है तेरा, क्या सिस्टम है तेरा, जबरदस्त। हम उसको पूछते तेरा क्या तरीका है, तू बता। जैसे किसी प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं, अरे भाई तेरे चार्ट्स क्या है, तेरे नोट्स क्या है, वो बता। मजा आएगा, उसी से पढ़ लेंगे। जो कमी होंगी फिर कुछ और करेंगे ना। तो पहले तेरी सिस्टम बता। करेक्ट। वो सिस्टम को हम लोग चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि सिस्टम बराबर बनी है ना, उसको बोलते हैं डिजाइन। बनाना, उसकी डिजाइन बराबर है ना, और तुम्हारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ना, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, उसी को बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स सुनो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सब एक ही इंटेंशन है, सिस्टम बनी है ना और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ना। टेस्ट ऑफ कंट्रोल फाइनल स्टेप नहीं है। कौन सा स्टेप है? इंटरमीडियरी। इससे समझेगा कहां पे गलती होने के चांसेस कम है और कहां पे ज्यादा। इसके बाद एक बार हमको समझ में आ गया कहां कहां पे कंट्रोल्स वीक है, कहां कहां पे स्ट्रांग है, हम फिर गाड़ी को आगे निकालते। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, इसके बिना ऑडिट हो ही नहीं सकता। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को गोली मार सकते हो एक हाथ बार, पॉसिबल है ही नहीं सिस्टम, क्या चेक करोगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैन बी अवॉइडेड। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैन बी अवॉइडेड, सिस्टम है ही नहीं, अवॉइड इट। सिस्टम वीक है, अवॉइड इट। हो सकता है, लेकिन किसको अवॉइड नहीं कर सकते? नेक्स्ट, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सब्सटैंशिएट करना मतलब ही होता है कंफर्म करना। जब मेरा फोकस सिस्टम चेक करना नहीं है, मेरा फोकस है फाइनेंशियल आइटम को चेक करना, ट्रांजैक्शन बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटीज एंड नोट्स टू अकाउंट्स, तब बोलते हैं उसको सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटैंशिएट करने के दो तरीके हैं। एयर कंडीशन चेंबर में बैठो, बहुत सारा डेटा लो और इस डेटा को कंपेयर करो। इस डेटा को पिछले साल से कंपेयर करो, दूसरों से कंपेयर करो, ठीक है, आप बजट से कंपेयर करो। ये जो कंपैरिजन करते हैं, अरे बराबर लग रहा है ना, इस साल के रिटर्न इतने, पिछले साल के मुकाबले हाँ उतना ही था, बजट के मुकाबले हाँ उतना ही था, दूसरों के मुकाबले हाँ इतना ही था। जब हम लोग अमाउंट और रेशो
कंपेयर करते हैं कि बराबर है कि नहीं, उसको बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। हम हमारी पढ़ाई को दोस्तों से कंपेयर करते रहते हैं ना, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। नाउ एनालिटिकल प्रोसीजर बहुत अच्छी चीज है, आराम से लैपटॉप पे बैठकर किसी भी लोकेशन से हो जाता है, लेकिन सिर्फ एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के ऑडिट करोगे तो लोग तुमको बेवकूफ बनाएंगे। मैदान में उतरना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी, फिजिकली चीजों को देखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो सब्सटैंशिएट करने कितने तरीके? दो, या तो एनालिटिकल या तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स। टेस्ट ऑफ डिटेल्स सब पे नहीं करते, अक्कड़ बक्कड़ करते हैं। सैंपलिंग करना बिल्कुल अलाउड है। जब हम लोग इनकम एक्सपेंस की सैंपलिंग करते हैं और उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच करते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को ही वाउचर बोलते हैं। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसको क्या बोलते हैं? वाउचर। वाउचर से चेक करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वाउचिंग। जब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी को वेरीफाई करते हैं, उसी को हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। करेक्ट? इज दिस पॉइंट क्लियर? तो असर्शन लेवल रिस्क है। कौन सी रिस्क? असर्शन लेवल रिस्क। पहले क्या परफॉर्म करेंगे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। फिर क्या परफॉर्म करेंगे? सब्सटैंटिव प्रोसीजर। और इन दोनों को ही बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही बोलते क्या? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, देखिए नाम में एकदम अटक के रहना, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना। कहीं कहीं पे फर्दर मतलब होता है आगे, सिंपल सा आगे, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे वर्ड को पकड़ के हम चल नहीं सकते। कभी कभी बोलता है परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, मतलब इतना हो गया, इसके आगे कुछ और करो। समझ रहे क्या? लेकिन अगर रिस्क असेसमेंट के बाद बोला फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो इसका मतलब रहेगा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। तो इंटरप्रीट करना है ना, तो कहां बोला गया है वो देखना बहुत जरूरी है। नाउ गाइस, अब हम लोग ये सारी प्रोसीजर करके अल्टीमेटली क्या इकट्ठा करेंगे? एविडेंस। सबूत हो तो कैसा हो? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिशिएंट भी होना चाहिए, सबको आगे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। हम लोग बहुत स्मार्ट है, खुद तो मेहनत करते ही करते हैं, साथ में दूसरों की मदद लेते हैं। जब हम लोग ब्रांच ऑडिटर्स की मदद लेते हैं, उनकी रिपोर्ट पढ़ते हैं ब्रांच ऑडिटर से, उसके लिए कौन सा ऐसे लगता है? 600। ऐसे नंबर की चिंता मत करो, एक लिंक दूंगा, 20 मिनट का वीडियो है, स्पीड बढ़ा के 15 मिनट में हो जाएगा। सारे ऐसे नंबर याद रखने का बेस्ट तरीका दिया हुआ है। करेक्ट? वो आपकी शीट में अपडेट में कर दूंगा। जब हम लोग बात करते हैं ब्रांच ऑडिटर से कि भाई तेरी रिपोर्ट दे, सब बराबर है ना, करेक्ट, कौन सा ऐसे लगाना है? 600। उसकी मदद लो। इंटरनल ऑडिटर की मदद लेते, कौन सा लगता है? 610। एक्सपर्ट की मदद लगाते, कौन सा लगता है? 620। आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में हल्का फुल्का है। 600 का थोड़ा सा, 610 का थोड़ा सा, बस 620 तो है ही नहीं। नाउ सब कुछ करने के बाद में आखिरी सबूत हम लोग लेते हैं, मैनेजमेंट को बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज है, ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहां पे सब कुछ करने के बाद में भी मन में विश्वास नहीं आ रहा है। लिख कर दे। मार्केट में रूमर्स है कि तुमने किसी का पेटेंट चुराया है, रूमर्स है, लेकिन कोई इसकी और कोई जानकारी नहीं है। मीडिया में एक आर्टिकल था, सिर्फ क्या करूं, किससे पता करूं, सब पता कर लिया, कोई जानकारी नहीं मिल रही, जो करना था कर दिया। मैनेजमेंट को जितना बोला था उतना उसने करके दिया। एक काम कर, तेरे लेटर हेड पे लिख कर दे, हमने किसी का कोई पेटेंट यूज नहीं किया है, हमारे ऊपर कोई केस नहीं बनता है, कोई कुछ भी नहीं बनता है। लिख कर दे साफ साफ, कोई कंटेंट लायबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ करने के बाद कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि और अश्योरेंस चाहिए, और भरोसा चाहिए, क्या लो? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ले लिया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने। सारे सबूत मिलने के बाद जब हम चीजें कंपेयर कर देखते हैं फाइनेंशियल आइटम में, तो गलतियां मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? मिस स्टेटमेंट। रेक्टिफाई करवाएंगे, चल रेक्टिफाई कर। सब कुछ होने के बाद देखो यहां पर एग्जीक्यूशन हो गया। अब मैनेजमेंट बोलता है ये नहीं करूंगा मैं, ठीक है। जो जो गलतियों ठीक नहीं करेगा, हम लोग उसका इफेक्ट किस पे लेंगे? ओपिनियन पे, और उसको ऑडिट रिपोर्ट में लिख देंगे। साइन नहीं मारेंगे, साइन नहीं मारेंगे, ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाएंगे। फिर एक नॉन टीम मेंबर को बुलाएंगे, मेरा काम चेक कर, सब बराबर है ना। खुद की गलती खुद को नहीं समझती ना, खुद की गलती खुद को समझती तो आदमी गलती करता ही नहीं। टोकने वाला आदमी चाहिए, कोई चाहिए तुमको टोके। जो दिन भर में आप तुमको जो सबसे ज्यादा टोकता होगा वो तुम्हारे लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। खुद की गलती खुद को समझती नहीं है, इसीलिए एक नॉन टीम मेंबर वाले को बोलते कि मेरा पूरा काम चेक कर, बराबर तो चल रहा है ना। उसको बोलते एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। असाइनमेंट क्वालिटी असाइनमेंट हो रहा है ना, भरोसेमंद हो रहा है ना, वो आकर एक बार चेक कर। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। वो बोलता है नो इश्यू इज अनरिजॉल्व्ड, कोई भी इश्यू अनरिजॉल्व नहीं है, मतलब सब ठीक है। फिर हम साइन मार देते हैं, ऑडिट खत्म।
लेकिन ठीक है, ये ऑडिट अभी खत्म हो गया है, सालों साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको डॉक्यूमेंट्स जो उसके संभाल के रखने पड़ते हैं। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए संभाल के रखने पड़ते हैं। लोग आते रहेंगे आपके पास, इसीलिए साइन करने के बाद में सजा के रखनी सारी फाइलें सिस्टमैटिकली, ऐसा कि पहला पेज खोलूं तो पूरा मैं विजुअलाइज कर सकूं कि ऑडिट कैसे हुआ था। करेक्ट? इसलिए डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ता है। कितने दिनों के अंदर? साइन करने के कितने दिनों के अंदर डॉक्यूमेंट्स को फाइनल करके गोडाउन में डालना है? 60 डेज, 60 दिनों के अंदर। और कितने साल तक मेंटेन करना है? 7 साल। नाउ ये सब होने के बाद में रेगुलर बेसिस पे फर्म ने देखना चाहिए कि उनका ऑडिट करने का सिस्टम सही है ना, उसी को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। रेगुलर बेसिस पे देखो कि तुम्हारा ऑडिट करने का सिस्टम सही ना। जो कंपनी दूध बनाती होगी उन्होंने हर 6 महीने में देखना चाहिए क्वालिटी सही है ना, क्वालिटी कंट्रोल। वैसे ही तुम लोग ऑडिट कर रहे हो, तुमने देखना चाहिए ऑडिट करने का तरीका तुम्हारा सही है ना, उसी को बोलते हैं इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। खुद के मैनुअल्स फिर से देखो, खुद के असाइनमेंट फिर से देखो, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग। लेट्स फ्रीज गाइस। पहला फेज इनिशियल फेज, कहां पे खत्म हुआ? टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। फिर अगला फेज प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले क्या बनी? स्ट्रैटेजी। फिर क्या बना? प्लान। क्या बदल सकते हैं? यस। पहला प्लान ही बनता है, रिस्क असेसमेंट, प्रोसीजर, जाके जानकारी इकट्ठा करो। अगला स्टेप आइडेंटिफाई असेसिंग रिस्क। 2 लेवल पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ओवरऑल रिस्पॉन्स पूरी टीम को मजबूत करो। असर्शन लेवल है तो क्या परफॉर्म करो? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसीजर और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। इसमें भी सैंपलिंग अलाउड है? यस, सैंपलिंग बिल्कुल कर सकते हैं। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद में मन में शक है, कौन से सबूत लो? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इससे तुमको क्या मिलेगी? गलतियां, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। आपका एग्जीक्यूट रिस्क असेस प्लानिंग एग्जीक्यूशन भी खत्म। एग्जीक्यूशन के बाद हम क्या बनाएंगे? ओपिनियन, रिपोर्ट में डालेंगे और फिर अदर पॉइंट्स। ठीक है? और असर्शन टू द पॉइंट, मैंने बार बार बताया, असर्शन आपके प्रोसेस को क्या बनाता है? एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, अपने चार्ट्स की खास बात क्या मैं आपको बता रहा हूं। चार्ट की खास बात यह है, एक भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं है। हमारी जो रेगुलर बुक है, A to Z कॉन्सेप्ट इसी सीक्वेंस में चार्ट्स है। अगर किसी ने रेगुलर बुक से पढ़ा है तो उन्होंने रेगुलर बुक से ही पढ़ना चाहिए। अभी भी चार्ट्स है उसमें भी। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है जो चार्ट बुक, तो चार्ट बुक से पढ़ना चाहिए। जिनके पास होगा मैं उनके लिए बोल रहा हूं। हर चार्ट का नंबर है, कॉन्सेप्ट नंबर, CNO। एवरी चार्ट हैज अ नंबर। ये बहुत काम आएगा। कैसे काम आएगा मैं आपको बताता हूं। नाउ गाइज, अब हमारा पूरा फोकस है क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है? अब क्वेश्चन आंसर पे आइए। हमारे हर क्वेश्चन का नंबर है QNO 200.09। पहला क्वेश्चन अपन देखने वाले। एडिशन टू एडिशन, ये क्वेश्चन नंबर बदलता नहीं है। आपके पास पुराना भी क्वेश्चन वो होगा तो वो भी आप यूज कर सकते हो। इसकी सॉफ्ट कॉपी दी हुई है। ओल्ड कोर्स में कितने बार आया? PM मतलब प्रैक्टिस मैनुअल था, 16 उसमें आया था। ठीक है? M16R मतलब May 16 RTP, November 16 RTP, November 17 RTP, November 19 RTP। न्यू कोर्स में 17 का स्टडी मॉड्यूल, 20 का स्टडी मॉड्यूल, November 20 MTP, May 20 RTP, स्टडी मटेरियल 21 और November 20 RTP। तड़प रहा है ये क्वेश्चन आने के लिए, तड़प रहा है। कितने बार कहां कहां आया है ये मैं आपको बता रहा हूं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, कॉन्सेप्ट। अब कौन सा चार्ट अपने को डालना है? CNO 200.040 वाला चार्ट इसमें डालना है। वो करवा दूंगा फटाफट मैं आपको यहीं पे एक फाइल दूंगा। ऐसे तो हमारे रेगुलर बुक में हर कॉन्सेप्ट के बाजू में क्वेश्चन नंबर लिखा है, MCQ नंबर लिखा है। एक मैं गूगल शीट में डाल दूंगा कि ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये क्वेश्चंस, मतलब कौन से क्वेश्चन में कौन सा चार्ट लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है? वो करके दूंगा। नाउ अगर आपको क्वेश्चन आता है प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग के लिमिटेशंस बताओ, यहीं पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया कॉन्सेप्ट 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 कॉन्सेप्ट। सच बताता हूं, कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते लेक्चर का टाइम खत्म हो जाता है। और सबको आजकल सब शॉर्ट में चाहिए, फटाफट चाहिए, और उसमें भरपूर मजा आना भी चाहिए, टाइम पास भी चाहिए। इसमें क्वेश्चंस करवाने का टाइम होता ही नहीं है। एंड दैट इज वेयर एवरीवन इज लैकिंग।
और इसीलिए लिख नहीं पाते। आप देखेंगे पहले मैंने हाईलाइट, इसका भी मैं आपको डेली बेसिस में शेयर करता रहूंगा। प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग के लिमिटेशंस क्या है? आप सबने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ये दिमाग में बैठा है, लेकिन प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग के सर्टेन लिमिटेशंस, यहां पर भी वही लिखना है। ये दिमाग में है क्या कि ऑडिटिंग के सर्टेन लिमिटेशन पूछा तो मुझे क्या समझाना है? इनहेरेंट लिमिटेशन। ये एसोसिएशन करना सबसे क्रिटिकल स्टेप है। तुमको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट लिखना कहां है वो नहीं पता तो क्या काम का? गोली चलाना आता है, लेकिन किसको मारू वो ही नहीं मालूम तो क्या कर लोगे? नाउ अगला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन रिसेंट इसमें 1.9 पे है, नहीं तो मैंने बताया कभी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर बदलता नहीं है और सीक्वेंस में तो आप वहां तक पहुंच सकते हो। वापस प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग के इनहेरेंट लिमिटेशन। अब ऑडिटर इज रिक्वेस्टेड, ये कैसे लिखेगा? कौन लिखेगा इसका आंसर? ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे दे। एब्सोल्यूट अश्योरेंस मतलब 100% अश्योरेंस, जो आप सबको पता है पॉसिबल नहीं है। सिर्फ रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। अब तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए ना कि अगर एब्सोल्यूट अश्योरेंस देने के बारे में बोला, फिर हमको लिखा सिर्फ इतना है कमेंट, इनहेरेंट लिमिटेशन वर्ड भी नहीं पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी। तो आपको समझना है दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। हमको यही चर्चा। अब कभी पूछ लेते प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस, इसका मतलब भी है इनहेरेंट लिमिटेशंस। ये एसोसिएशन दिमाग में डालना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। फिर स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज फुल ऑफ रिस्क। स्टैट्यूटरी ऑडिट में फुल ऑफ रिस्क है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स। कोई उठा के लिख देगा इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, आरएमएम, सत्यानाश। ऑडिट करने जाओगे इट इज फुल ऑफ रिस्क। आप एब्सोल्यूट, इसका मतलब भी वही है कि हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे नहीं सकते। वापस क्या समझाना है? इनहेरेंट लिमिटेशन। बस ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आंसर से ज्यादा क्वेश्चन का एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा वो कौन सा फ्रेज था, ऐसा वो कौन सा शब्द था कि उन्होंने इनहेरेंट लिमिटेशन डाला? क्यों लिखा इनहेरेंट लिमिटेशन? दैट इज द इंपॉर्टेंट। इसमें भी मैं बता रहा हूं भी तुमको, तो तुमको अरे बहुत इजी है। और इस चैप्टर के इस पार्ट का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के ऊपर मैंने हेडिंग भी दिया हुआ है, इनहेरेंट लिमिटेशन। तो तुमको लगता क्या पढ़ना क्वेश्चन? एग्जाम में जब 25 क्वेश्चन आए थे और लिखा नहीं होता कौन सा चैप्टर है, कौन सा पार्ट है, किस चीज पे है, तो वो आइडेंटिफाई करने में पसीने छूटते हैं। और सबसे कम बच्चे जो करते हैं वो है क्वेश्चन को एनालाइज करना। क्वेश्चन मैं बेट करता हूं पूरा पढ़ते भी नहीं, सीधा कूदते किस पे? आंसर। अबे लेकिन लिखेगा कहां वो नहीं मालूम। मैं बता रहा हूं इसको ठीक कर लो, ऐसे ही बहुत मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसीलिए, और क्यों नहीं, इसकी वजह से ही हम लोग लिख नहीं पाते। नाउ लेट्स सी गाइस। अब देखो ये इसका थ्योरी आंसर है। जहां पर भी ग्रीन में दिखे ये मेरे एग्जाम्पल से, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। वाओ, 1 पेज 1.5 पेज का आंसर है। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे, ठीक है, फाड़ू चार्ट बुक पे जाएंगे, तो यहां पे हमको दिखेगा कि ये एक चार्ट है और बहुत प्यारी तरीके से अवर, ठीक है, ये चार्ट आपकी लाइफ को बहुत इजी बनाएगा। लेट्स सी गाइस, इनहेरेंट लिमिटेशन। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑडिट में आप रिस्क को जीरो कर नहीं सकते, हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क बचेगी ही बचेगी। इसीलिए हम लोग कौन सा अश्योरेंस नहीं दे सकते? एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। कौन सा अश्योरेंस देंगे? रीजनेबल, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जो सबूत है वो परसुएसिव है, कॉन्क्लूसिव नहीं है। परसुएसिव मतलब हाई क्वालिटी एविडेंस, कन्विंसिंग एविडेंस, वेरी गुड एविडेंस, परसुएसिव। लेकिन वो 100% फुल प्रूफ नहीं है। परसुएसिव
हाई क्वालिटी कन्विंसिंग गुड एविडेंस बट नॉट फुल प्रूफ। जो एविडेंस फुल प्रूफ है कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं कॉन्क्लूसिव। परचेस इनवॉइस देखा, 10 लाख का परचेस हुआ होगा, अरे नकली नोट छाप लिए, नकली इनवॉइस भी तो हो सकता है, तुमको क्या मालूम। परचेस इनवॉइस इज अ गुड एविडेंस, इज अ गुड एविडेंस, इट इज अ परसुएसिव एविडेंस। तुमने तुम्हारे सामने गुड्स आते हुए देखे, कोई डाउट नहीं है परचेस हुआ कि नहीं, दैट इज कॉन्क्लूसिव एविडेंस। ऑडिट में दोनों का कॉम्बिनेशन चलता है, मेजॉरिटी परसुएसिव होता है और जगह जगह पे कॉन्क्लूसिव होता है, क्योंकि टाइम एंड कॉस्ट का प्रॉब्लम है। नाउ 3 तरह के प्रॉब्लम्स है, इनहेरेंट लिमिटेशन 3 तरह के है। पहला प्रॉब्लम है जिस चीज का ऑडिट कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे जजमेंट ही जजमेंट है, बैलेंस शीट को टैली करते एक एक रुपया, नॉनसेंस है एकदम। हर चीज जजमेंट के ऊपर बेस्ड है। आपका फिक्स एसेट यूजफुल लाइफ जजमेंट है, आपके वैल्यूएशन डेप्रिसिएशन जजमेंट है, इन्वेस्टमेंट जजमेंट है, डेप्रिसिएशन डेटर्स में जजमेंट है, इन्वेंट्री में जजमेंट है, फुल ऑफ जजमेंट, लाइबिलिटी साइड भी इतने सारे जजमेंट, इट इज फुल ऑफ जजमेंट। जो चीज बनी ही एस्टिमेट्स पे है, सिर्फ अंदाजा लगा लगा कर बनी है, उसको चेक करना कितना मुश्किल होगा। उसमें भी अब बच्चे से भी इतना लिखते, प्रॉब्लम है। अंदर के पॉइंट्स भी और चाहिए, डीएसआर, एक तो जजमेंट, ऊपर से डी, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। कितने चांसेस है कि एक्चुअल और एस्टिमेट में कितना फर्क होगा, कितना ज्यादा फर्क होगा, उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है। अरे लिटिगेशन में तो जितना प्रोविजन है उसके 4 गुना तक पे करना पड़ सकता है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, कहीं पे अनसर्टेनिटी कम है, कहीं पे ज्यादा। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्टिविटी। अरे यार, अंदाजा पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। किसी को लगता है मेरी कंपनी है, गुडविल बहुत ज्यादा है, किसी को लगता है कोई गुडविल नहीं है, किसी को लगता है अरे ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, किसी को लगता है नहीं कुछ काम की पेंटिंग नहीं है, किसी को गोइंग कंसर्न फ्यूचर बहुत अच्छा लगता है, किसी को बोलता है नहीं फ्यूचर तो सबसे खराब है। इट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आर स्टैंड फॉर रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन। डेप्रिसिएशन के तरीके है, इन्वेंट्री के तरीके है, कहीं कहीं पे एम्बिग्यूटी है, इन्वेंट्री राइट ऑफ करने के बाद राइट बैक कर सकते कि नहीं कर सकते। डी फॉर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, एस फॉर सब्जेक्टिविटी, आर फॉर रेंज ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये कौन समझाएगा? ये भी तो समझाना पड़ेगा। सिर्फ नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग याद रहता, उसके बाद का याद नहीं रखता तो लिख भी नहीं पाते। नाउ नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, इसमें प्रॉब्लम है। अब देखो याद रखने का तरीका कैसा, मैंने पॉइंट्स को बांट दिया, कुछ पॉइंट्स मैनेजमेंट के, कुछ पॉइंट ऑडिटर के। मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट जाने अनजाने में आपको मिस इंफॉर्मेशन दे सकता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाए किसने? मैनेजमेंट ने, वो उसको ओवरराइड कर सकता है। आपको ऐसे मेमोरी में डालना है, 2 प्रॉब्लम बताऊंगा, किसके साइड से? मैनेजमेंट के साइड से। अब आगे के प्रॉब्लम ऑडिटर के साइड से। सबसे पहले तो नॉट एक्सपेक्टेड एंड ट्रेंड। हम बहुत सारी चीजों हमको ट्रेनिंग नहीं मिली और हमसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। क्या हम बता सकते हैं कि पेज जो है वो असली है कि नहीं? क्या हम बता सकते हैं हैंड राइटिंग सही में इस बंदे की है कि नहीं? नहीं बता सकते। फॉरेंसिक एक्सपर्ट रहते हैं उसके लिए। हमारे प्रॉब्लम है, हमको बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, क्योंकि उसमें भी इशू है, सारा काम हम कर नहीं सकते। तो हमारे प्रॉब्लम में बहुत सारे स्किल सेट्स नहीं है हमारे अंदर, हमारे पास पावर भी नहीं है, हम रेड नहीं मार सकते, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, हर जगह जाके इंक्वायरी, जानकारी दे दो, जानकारी दे दो, ठीक है, वो प्रॉब्लम है। और सबसे आखिरी में हम अक्कड़ बक्कड़ करते सैंपलिंग। हमारी ट्रेनिंग वैसी नहीं है, हमारे पास पावर वैसे नहीं है और हम लोग सैंपलिंग पे चलते। ये प्रॉब्लम है किसकी तरफ से? ऑडिटर की तरफ से। नाउ क्विकली क्या पढ़ रहे? इनहेरेंट लिमिटेशन। पहला क्या था? नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, शॉर्टकट था DSR। फिर प्रॉब्लम क्या था? ऑडिट प्रोसेस में 2 प्रॉब्लम किसकी तरफ से? मैनेजमेंट। 3 किसकी तरफ से? ऑडिटर। अब टाइम का प्रॉब्लम है। अरे भाई, अगर 31 के तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6-7 महीने बाद दोगे तो उसकी वैल्यू कम हो जाएंगी। अगर उसकी वैल्यू चाहिए तो जानकारी जल्द से जल्द चाहिए, सबको इंफॉर्मेशन जल्दी चाहिए। इन्वेस्टर बोलता है 2 महीने में दो, 3 महीने में दो। रिलायंस की साइन होती है 15 दिन में, 15 अप्रैल तक साइन मार देते हैं, 20 अप्रैल तक साइन मारते, कभी कभी थोड़ा लेट करना भी रहा तो। जल्द से जल्द जानकारी चाहिए, खर्चा भी कम चाहिए। रिलायंस का प्रॉफिट होगा 40-50 हजार करोड़, ऑडिट फीस है सिर्फ 40-50 करोड़। 1000 करोड़ में प्रॉफिट है, 1000 करोड़, और फीस है 40-50 करोड़। टाइम भी तुमको जल्दी चाहिए, खर्चा करना भी नहीं है।
इसलिए टाइम और कॉस्ट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला है, हां डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट प्रॉब्लम है। तुम्हारी ब्रांच है चाइना में, कौन जाएगा वहां पे? सियाचिन में कौन जाएगा वहां पे? डिफिकल्टी है। क्या लिखा है स्टैंडर्ड के अंदर? ऐसे 200 के अंदर है ये बात लिखी है। ये पूरा का पूरा इनहेरेंट लिमिटेशन कहां लिखा हुआ है? ऐसे 200 में। अपने चैप्टर पार्ट्स वाइज बटे और पार्ट बनी है ऐसे वाइज, और जो भी कॉन्सेप्ट ऐसे के अलावा है आखिरी पार्ट में डाल देते हैं अपन। कौन सा? अदर कॉन्सेप्ट्स। नाउ लिसन, क्या लिखा है यहां पे? बहुत क्रिटिकल बात लिखी है यहां पे। ऐसा लिखा है ऐसे 200 में, अगर तुमको डिफिकल्टी है, टाइम और कॉस्ट का प्रॉब्लम है, तो आप खुद से एक सवाल पूछो कि क्या ये जो ऑडिट प्रोसीजर है इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर एविडेंस है क्या जो मुझे परसुएसिव एविडेंस दे दे? अगर आपके पास में ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है, ऑल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस है, अच्छा एविडेंस मिल जाएगा, तुम इस प्रोसीजर को मना कर दो, नहीं करना पड़ना, ये नहीं करना बिकॉज ऑफ डिफिकल्ट टाइम एंड कॉस्ट। लेकिन आपके पास में कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर नहीं है, कोई दूसरा एविडेंस नहीं है, तो फिर आप उसको मना कर नहीं सकते। ठीक है, अगर आप ये समझाते हो तीनों तो आपका जोरदार आंसर बनेगा। नाउ गाइस, कम ऑन गाइस, इनहेरेंट लिमिटेशन था, अब इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये तुम इशू क्या है तुमको पता है, इनहेरेंट लिमिटेशन हर बच्चे को पता है, लेकिन ये 3 फैक्टर्स है और 3 के अंदर ऐसा डीएसआर है, 3 के अंदर मैनेजमेंट के 2, ऑडिटर के 3, टाइम एंड कॉस्ट का प्रॉब्लम, फिर आखिरी में प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना, ये सारी बातें समझानी पड़ती ना। मैक्सिमम बच्चे 3 पॉइंट पे आके रुक जाते, उसके आगे का कौन लिखेगा? इसीलिए हर चार्ट नहीं होता, फाड़ू चार्ट अलग है। अपन ने ऐसे कॉन्सेप्ट ही उड़ा डाले, ऐसा नहीं है। इसीलिए कभी कभी बच्चे, सही भी बात है, चार्ट से डरना भी चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें सब कुछ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगला है 200.18। 200.18। अच्छा, नाउ गाइज मैं एक और बता दूं, आंसर लिखने का अगर मैं आपकी जगह होता अभी मैं कैसे करना है, मैं यहां पे रेफरेंस देता कि ऐसे 200 एप्लीकेबल है, पूरा नाम लिखूंगा स्टैंडर्ड का। ऐसे 200 इज मदर ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग को फॉलो करना है सब। हर स्टैंडर्ड का मैं अपने मन से 2-3 लाइन रेडी रखता, मेरा आंसर की शुरुआत होती है, फिर मैं मुद्दे पे आता धीरे से कि भाई ऑडिट में हम ओपिनियन देना चाहते हैं लेकिन हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे नहीं सकते, हम कौन से थे? रीजनेबल। और फिर प्रॉब्लम क्या है? इनहेरेंट। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एविडेंस कैसा है? परसुएसिव एंड नॉट कॉन्क्लूसिव। फिर मैं आता 3 तरह के प्रॉब्लम्स है, फिर पहले प्रॉब्लम को समझाता, उसमें जजमेंट का इशू है, फिर इसमें चलता, फिर दूसरे पे आता प्रॉब्लम समझ, फिर तीसरे पे आता एंड सो ऑन। ऐसा आपके दिमाग में ढांचा बनना चाहिए। चार्ट आर एक्सेलेंट फॉर रिटेंशन, सुपर रिटेंशन होता है। और मैं आपको बता रहा हूं फाड़ू, ये पूरी की पूरी चार्ट बुक रिवाइज्ड है, पूरा चैप्टर नंबर 1 1 घंटा 15 मिनट में है, और स्पीड बढ़ाओगे तो ये 45 मिनट्स में हो जाएगा। आपको ये मल्टीपल टाइम्स करना है, सुनते जाना है। 14 घंटे स्पीड बढ़ाएगा तो 10 घंटे के अंदर 10 घंटे तुम कितने बार दे सकते हो ऑडिट में? सोच लो। अगर तुम 3 बार दे सकते हो तो 3 बार रिवीजन हो जाएगी। यही तरीका है, बच्चे बार बार पूछते तरीका क्या? यही तरीका है। एग्जाम के एक दिन पहले भी अपन ने वीडियो शुरू किया और यहां पे चार्ट रखे, खट 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 करते चले गए। टेक्नोलॉजी का यूज सही तरीके से करो। अगर आपको अगले दिन तक याद रहता है, उतना ही याद रहना चाहिए। तुम बोलोगे मैंने 1 महीने पहले पढ़ा था, अब मेरे को याद रहना चाहिए, तो तुम बेवकूफी कर रहे हो खुद के साथ, गलत कर रहे हो खुद के साथ। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने क्वेश्चंस मार्क करके रखे हैं देन ठीक है, चलिए ध्यान देंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहां पे, इन केस ऑफ सर्टन सब्जेक्ट मैटर्स लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर्स एबिलिटी, limitations on the auditor's ability to detect material misstatements are particularly significant। अब यहां पे बच्चे इनहेरेंट लिमिटेशन लिख देंगे, गई भैंस पानी में। यहां पे बोल रहे इनहेरेंट लिमिटेशन के वजह से कुछ सब्जेक्ट मैटर्स, मतलब कुछ एरियाज में ऑडिट करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप बताओ कि वो एरियाज कौन से हैं?
अपन ने एकदम ही अलग ही रट्टा मार दिया, इनहेरेंट लिमिटेशन, जहां पर भी लिमिटेशन वर्ड लिखा वहां ऐसा भी नहीं चलता। यहां पे पूरा सर्टन सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशन से ऑडिटर की एबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, May 21 एग्जाम में था ये। शॉर्टकट है फिरंग, शॉर्टकट है फिरंग, ये उसका चार्ट है। तो हम बोलेंगे यस आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से ऑडिट करना मुश्किल है, और कुछ एरियाज में बहुत मुश्किल है, 4 एरियाज में बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिरंग, एफ स्टैंड फॉर फ्रॉड, ऐसा फ्रॉड जहां पे सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। ऐसा फ्रॉड जहां पे सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, कोल्यूजन है, साथ में मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं, उसको पकड़ना और भी मुश्किल हो गया। आर स्टैंड फॉर रिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज जहां पे इन्वॉल्व है, सारे ट्रांजैक्शन आ गए ना, कुछ छूटा तो नहीं है, सही अमाउंट पे है, ये चेक करना और भी मुश्किल हो गया। क्योंकि रिलेटेड पार्टीज बोलते कुछ है और लिखते कुछ और है। एन फॉर नॉन कंप्लायंस, अरे भाई साहब मैगी में लीड है, मैं कैसे पता करूं, मेरे पास उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है, मैं कोई साइंटिस्ट हूं क्या, फूड साइंटिस्ट की मेरे को पता चलेगा। नॉन कंप्लायंस पकड़ना, ऑपरेशनल नॉन कंप्लायंस पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न सब मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। हम A to Z मैनेजमेंट देता है हमको जानकारी गोइंग कंसर्न चेक करने के लिए, कहां पे क्या गड़बड़ की पता भी नहीं कर पाएंगे, और मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन। F स्टैंड फॉर fraud, R stand for related party, N stand for non-compliance, G stand for going concern. Now, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते, देखो फटाफट पानी पीने का, एक लंबी सांस लेने का, नेक्स्ट पे चलने का। ठीक है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म देखो तड़प रहा है, नवंबर 19 में पूछा था आखिरी, बराबर 2 साल हो गए। 2 से 2.5 साल मतलब 5 अटेम्प्ट के बाद में क्वेश्चन ड्यू हो जाता, अब तेरा टाइम आ गया। अरे यार अनुभव से मेरे को ये समझ में आता है, बराबर 4-5 अटेम्प्ट के बाद फिर क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, नाउ ऑडिटर इज रिस्पॉन्स, अगर आपको दिखे, ठीक है बहुत सिंपल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, कमेंट। अब यहां पे ऑडिटर ने प्लान एंड परफॉर्म करना चाहिए प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अब यहां पे गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, यहां पे डरने का नहीं है। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, डरने का नहीं है। लिखना अल्टीमेटली क्या है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ही है। अब आपको वापस मैंने चार्ट नंबर दिया है और हम चार्ट पे चलते हैं। अगर आप फाड़ू के पेज नंबर 4 पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट नंबर है 120, कॉन्सेप्ट नंबर है 200 का 120। अब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म सबको पता है, लेकिन किसी को बोलूं मैं कि बेटा तू आंसर लिख के बता, तो वो देखता इतना 1.5 पेज का आंसर और बोले बातें जो लिखी है सुभान अल्लाह। बच्चे बोलते लिखना नहीं जमता, तो मैंने पूछा क्यों नहीं जमता, बोले सर लैंग्वेज पे कमांड नहीं है। बोला अच्छा चल खुद को डिस्क्राइब कर इंग्लिश में, कर दिया, लैंग्वेज तो आती है तेरे को, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तूने रिटेन नहीं किए पॉइंट्स, रिटेंशन में प्रॉब्लम है। तेरे को मोटा मोटी पता है कॉन्सेप्ट, अंदर क्या है ना वो पॉइंट्स तेरे को पता नहीं है। सर इसका मतलब सर हर लाइन रटना है क्या, ऐसा भी नहीं है। अति तिथे माती है, अति नहीं कर सकते रटने की, रटना भी लिमिट में पड़ता। अब अगर आप चार्ट पे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा रटना क्या है। पहले हमको समझाना व्हाट डू मीन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब जब भी आपको कोई भी जानकारी दे मैनेजमेंट का व्यक्ति, कहीं से भी जानकारी रहे, अलर्ट रहिए, अलर्ट रहकर चेक करिए कि वो जानकारी सही है कि नहीं है। डोंट बी ब्लाइंड, ब्लाइंड फोल्डेड किसी पे भरोसा मत करो। इसी का मतलब 2 चीजें है, क्वेश्चन करो, क्वेश्चनिंग माइंड, एंड क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जाके एग्जामिनेशन करना, इन डेप्थ। अब उसके एग्जाम्पल दिए, ये सबसे खास बात है। आपने बोला अलर्ट रह के एग्जामिन करो, आपने बोला क्वेश्चन करो जानकारी को, आपने बोला क्रिटिकल असेसमेंट। करना क्या उसमें, सी फार 4 चीजें करनी है। जब भी जानकारी मिले, एक नई मशीन आई है 25 साल की, उसकी यूजफुल लाइफ है,
इमीडिएटली सी फॉर कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ है क्या मेरे फाइलों में? पुरानी मशीनें जितनी भी थी 15 साल था, ये 25 कैसे? बोले इंप्रोवाइज मशीन है। अच्छा, फिर एफ स्टैंड फॉर फ्रॉड के कोई चांसेस है क्या? अरे मैनेजमेंट पे बहुत प्रेशर है प्रॉफिट लाने का प्रेशर है, खर्चा कम करेंगे, डेप्रिसिएशन कम करेंगे। यार जानबूझ के यूजफुल लाइफ बढ़ा रहे हैं लोग, बहुत प्रेशर है इनके ऊपर प्रॉफिट बढ़ाने का। ए स्टैंड फॉर ऑडिट प्रोसीजर, ऐसे की भी बियॉन्ड जा सकती है। इन्होंने हमको मैनेजमेंट एक्सपर्ट, सबको समझता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट दी, हमने एक्सपर्ट से बात की, पढ़ा लिखा है, उसने काम भी अच्छा किया, रिपोर्ट भी देखी, लेकिन अभी भी मन में डाउट है। करूंगा अपना एक्सपर्ट अपॉइंट करूंगा मैं। आई विल गो बियॉन्ड ऐसे 500 में दिया है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे भरोसा करना कि नहीं करना। माना 500 फुलफिल हो रहा है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बोलता है उसके भी आगे जा, जहां जरूरत पड़े रुक मत। मैनेजमेंट एक्सपर्ट होगा, सब सही होगा, मैं मेरा एक्सपर्ट अपॉइंट करूंगा, ऑडिटर्स एक्सपर्ट अलग से लेके आऊंगा। फिर आर स्टैंड फॉर हमेशा जब भी कोई जानकारी ऐसी दिखे विच चैलेंजेस रिलायबिलिटी ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स, तब तो और अलर्ट हो जाओ। ओवरराइटिंग की हुई है, बी अलर्ट। ये पेज अजीब सा दिख रहा है, बी अलर्ट। 5 साल पुराना डॉक्यूमेंट इतना नया कैसे हो सकता है, बी अलर्ट। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, अलर्ट रह के चेक करना, क्वेश्चनिंग एंड क्रिटिकल असेसमेंट। सी फॉर कॉन्ट्राडिक्टरी कोई एविडेंस है क्या? एफ स्टैंड फॉर फ्रॉड के कोई चांसेस है क्या? ए स्टैंड फॉर ऑडिट प्रोसीजर, और भी किसके आगे जाओ ऐसे के। आर स्टैंड फॉर रिलायबिलिटी। यहां पे कहानी खत्म नहीं होती, आपको फिर यह समझाना है कि इसका असर क्या होता है। इसका असर क्या है? इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ओवरलुकिंग, जल्दबाजी में चीजें हमारे हाथ से छूटती नहीं है। इट रिड्यूसेस चांसेस ऑफ ओवर जनरलाइजिंग। बस 2 बातें चेक करके 25 प्लांट का हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, गलत है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवर जनरलाइजिंग। और फिर आखिरी में इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन। सर मतलब अरे 10 साल का एक्सपीरियंस है तो ये ऑनेस्ट बंदा होगा, सब सही करता हूंगा, सीएफओ है कंपनी का, ये थोड़ी फ्रॉड कर, अरे ये भी कर सकता है। अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को फॉलो करोगे तो ओवर लुकिंग नहीं होगा, ओवर जनरलाइजिंग नहीं होगा, और इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं होंगे। और आखिरी में और समझाना पड़ेगा, मिस इंटरप्रिट मत करो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब हर किसी की बदतमीजी से बात करना, लोगों को शक की निगाह से देखना, शकी करते रहना, शकी बन जाना, ऐसा नहीं है। जानकारी मिलने पर क्रिटिकली उसको एग्जामिन एक बार करना है। अगर सब सही मिला तो पूरा विश्वास करेंगे दिल खोलकर, और कुछ गड़बड़ मिली तो घुस जाएंगे ऑडिट प्रोसीजर और लगाएंगे। इसका मतलब यह भी नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम पूरा जो इनका पास्ट है, पास्ट में बंदे ने ऑनेस्टली काम किया, उसको डिसरिगार्ड नहीं। बंदा 5 साल से ऑनेस्ट था तो मैं ब्लाइंडली उस पर भरोसा कर लूं, ऐसा नहीं। यहां पर भी मैं क्या लगाऊंगा? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हां, क्योंकि बंदा 5 साल से ऑनेस्ट है तो मैं चेकिंग थोड़ी हो सकता है कम करूं, बिल्कुल हो सकता है। हम ये नहीं बोल रहे कि लोगों पे विश्वास करना बंद कर दो, हम ये बोल रहे हैं भरोसा करने से पहले एक बार तो चेक करना पड़ेगा। हो सकता है प्रोसीजर कम ज्यादा हो, ठीक है। तो अगर आप भाई प्रोफेशनल स्केप्टिज्म का आंसर पहले समझाना पड़ेगा मीनिंग, फिर समझाने पड़ेंगे सी फॉर उसके 4 एग्जाम्पल, फिर समझाना पड़ेगा कि इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ 3 थिंग्स, फिर समझाना पड़ेगा कि अब इसको मिस इंटरप्रीट मत करो। जब तुम्हारे दिमाग में ये 4 पॉइंट्स बैठेंगे कि मुझे 4 बातें समझानी है, तब तुम्हारी तैयारी तगड़ी है। इज दिस पॉइंट क्लियर? नाउ ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर है 210.05, 210.05, 210.05 और उसका चार्ट नंबर है 210.080। देखिए कुछ लोगों के हाथ में नोट्स नहीं होंगे, शांति से आप देखते जाइए, यूट्यूब पे तो वीडियो रहेगा भी, करेक्ट। जैसे ही नोट्स आएंगे आपके सामने, आपको उसको फिर करते जाना है। नाउ बताइए, हर साल एंगेजमेंट लेना पड़ता है क्या? हर साल एंगेजमेंट लेना पड़ेगा क्या? नो, ठीक है, क्विकली, हर साल एंगेजमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप
रिकरिंग ऑडिट है, 4-5 साल से ऑडिट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ एक लेटर लेना है, लेटर ऑफ कंफर्मेशन। माननीय महोदय, हमने 2 साल पहले एक लेटर साइन किया था, टर्म्स एंड एंगेजमेंट आज भी उसी के तरीके से है, आप भी इस बात को एक्सेप्ट करते हो ना, साइन करके मेरे पास भेज दो। क्या लिया हमने? कंफर्मेशन लेटर, बस दैट्स इट। लेकिन अगर सर्कमस्टांसेस बदले तो हमको नया लेटर बनाना चाहिए। अब यहां पर भी बच्चों को पॉइंट्स याद नहीं रहते, अब हमने क्या किया सुनो, 2 पॉइंट को बोल दिया एक्सटर्नल चेंजेस, बाहर से आ रहे हैं। फिर हमने बाकी के पॉइंट्स को बोल दिया चेंजेस फ्रॉम विच साइड? मैनेजमेंट साइड। फिर हमने बोल दिया बाकी पॉइंट चेंजेस फ्रॉम हुज साइड? ऑडिटर साइड। अब याद रहेगा, एक साथ 7-8 पॉइंट याद रखने को जाओगे कभी याद नहीं रहेगा, उसकी ग्रुपिंग कर दो। एक्सटर्नल चेंजेस, सबसे बड़ा लॉ बदल गया भाई साहब, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिट को जो लॉ लगता है वो बदल गया, कंपनीज एक्ट बदल गया, अभी बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्टेड है, नया एंगेजमेंट बनेगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बदल गया, एएस टू इंडियस, नया एंगेजमेंट बनेगा। मैनेजमेंट की तरफ से सबसे बड़ा होता है ओनर, ओनरशिप बदल गई पूरी की पूरी, द ओनर हैज चेंज। एनडीटीवी का ओनर अभी कौन बनने वाला है? अदानी। ओनर हैज चेंज्ड, अंडरस्टैंडिंग पुराने के साथ थी, नया एंगेजमेंट बनेगा। ओनरशिप से छोटा कौन? सीनियर मैनेजमेंट, वो बदल गया, सीएफओ बदल गया, सीईओ बदल गया, ओला का सीएफओ सीईओ सब बदल गए, वापस नया एंगेजमेंट लेटर। ये उनके नीचे आता है बिजनेस, बिजनेस बदल गया भाई, पहले ऐप था, अब इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, अब इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर बना रहे हैं, नए नए धंधों में जा रहे हैं, फिर से नया लेटर रहेगा। भैया मिसअंडरस्टैंडिंग है भैया, भैया फोन करके बोल रहा है वो, फ्रॉड रिपोर्ट नहीं दिया आपने, टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया आपने, ओ भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तेरे को, ये सब काम मेरे नहीं है, वापस आ, बैठ मेरे सामने, वापस सारे टर्म्स एंड कंडीशन तेरे साथ डिस्कस करूंगा, फिर से साइन करूंगा, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। किसकी तरफ से थे चेंजेस? मैनेजमेंट, पहले क्या बदला? ओनरशिप, उसके नीचे मैनेजमेंट, उसके नीचे बिजनेस, बराबर, उसके नीचे मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ऑडिटर की तरफ से चेंजेस है, उसका काम करने का टर्म्स रिवाइज और स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। मेरे को एक्सपर्ट चाहिए, अभी तक के एक्सपर्ट नहीं था, काम करने का तरीका बदल गया, मेथोडोलॉजी बदल गई, मेरे को सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑडिट करना है, मेरे को ऑटोमेटेड ऑडिट करना है, मेरे को तुम्हारे सर्वर को चीजें अटैच करनी है। ओ भाई ये तो बहुत बड़े चेंजेस है, नया लेटर चाहिए। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बदल गई, कारो 2020 था, आ जाएगा कुछ दिनों में कारो 2024, 21 क्लॉज थे, बोले 50 क्लॉज हो गए। सर कुछ भी मत बोलो, अरे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 50 क्लॉज है, गवर्नमेंट को बहुत एक्सपेक्टेशन है अपने से। अब अगर पॉइंट्स तुम ऐसे याद रखोगे कि पहले कौन से चेंजेस है? एक्सटर्नल, फिर मैनेजमेंट, फिर ऑडिटर, अब दिमाग में बैठेगा, चलो ठीक है, पॉइंट यही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन डीप रूटेड मेमोराइजेशन नहीं है आज भी। डीप रूटेड बच्चों को अगर मैं पूछना शुरू करूं तो वो पूरा का पूरा जवाब नहीं दे पाते, और फिर ये ठीक है। नाउ क्विकली, पहला कौन सा था कॉन्सेप्ट? इनहेरेंट लिमिटेशन, फिर उसका इंपैक्ट, फिर ये क्या था? चेंजेस, रिकरिंग ऑडिट में। नाउ लिसन क्विकली, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चेंज ऑफ एंगेजमेंट, क्या क्वेश्चन है? चेंज ऑफ एंगेजमेंट, ऐसे 210.07, ठीक है, 210.07 वाला है। अब चेंज ऑफ एंगेजमेंट मतलब ही होता है चेंज इन एंगेजमेंट लेटर, ये दिमाग में बैठना चाहिए ना। मैनेजमेंट ने बोला चेंज ऑफ एंगेजमेंट, अच्छा यही है चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ही है चेंज इन एंगेजमेंट लेटर। एक बार लेटर बनने के बाद बदल सकता है क्या? यस। मैनेजमेंट बदलने को बोल रहा है, हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमको तय करना है इस कॉन्सेप्ट में। यहां पे चेंज ऑफ एंगेजमेंट, चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट, वापस चेंज द एंगेजमेंट, वापस फिर लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। तो अब आपके दिमाग में जब तक ये एसोसिएशन नहीं बैठता कि चेंज इन ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ही होता है चेंज इन टर्म्स, तब तक तुम कैसे आंसर लिखोगे? दे आर आस्किंग फॉर लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस, ये क्या होता है बताऊंगा मैं आपको। फिर फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच क्लाइंट कैन रिक्वेस्ट ऑडिटर टू चेंज द एंगेजमेंट। क्लाइंट तुमको कब कब एंगेजमेंट बदलने के बराबर, फैक्टर्स जिससे एंगेजमेंट बदलना पड़े, ये सब के सब एक ही है, ठीक है। देखो मैंने 2 सीएनओ लिखे हुए, 2 चार्ट लिखने पड़ेंगे इसमें। 210.100 मैं प्रॉपर गूगल शीट मेरे पास रेडी है, कौन से क्वेश्चन में कौन से आपको लिखने पड़ेंगे वो भी अपन ने एसोसिएट करके रखा हुआ है, ठीक है। फाइनल के चाड़ू में तो फाड़ू में, चाड़ू नहीं, बराबर
नाउ लिसन, 210.100 ध्यान दीजिए। अब ये चार्ट लाइफ आसान कर देगा, आपको बता रहे हैं। आंसर कैसे लेंगे? हाँ भाई, एसेट 210 एंगेजमेंट लेटर से जो डील करता है वो एप्लीकेबल है, ये शायद हमको गाइड करता है किस चीज के बारे में, शॉर्ट में समझा दिया। फिर आप बोलेंगे एंगेजमेंट लेटर तो इनिशियली बनता है लेकिन ये जरूर बदल सकता है, इट इज पॉसिबल। मैनेजमेंट आ सकता है और बोल सकता है बदलो। 3 सबसे पॉपुलर रीजन से बदलने के: सीएमआर, चेंजेस इन सर्विसेज, इनके ब्रांचेस बहुत सारे बढ़ गए, इनके बिजनेस बहुत सारे बढ़ गए, इनको और सर्टिफिकेट चाहिए, इनको और रिपोर्ट चाहिए, इनको यूएस में भी रिपोर्ट चाहिए, इनको यूरोप में भी रिपोर्ट चाहिए। अगर इनको सर्विसेज ज्यादा चाहिए तो वो हमारे पास आते हैं, फिर क्या बदलना पड़ेगा? एंगेजमेंट लेटर। सी स्टैंड फॉर चेंज इन नीड ऑफ सर्विस, एम स्टैंड फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग। बहुत सारी बातें जो हमसे मांग रहे वो हमारी जिम्मेदारी में आता ही नहीं है, आमने सामने बैठ के फिर से लेटर बनवा लो। आर फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप, वो बोलते हैं अरे कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, तुम ये अग्रीमेंट नहीं देख सकते, तुम ये लैब में नहीं जा सकते, तुम इससे बात नहीं कर सकते, करते बहुत बार। ये 3 सबसे पॉपुलर रीजन है। सी स्टैंड फॉर चेंजेस इन नीड ऑफ सर्विस, एम स्टैंड फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, आर स्टैंड फॉर रिस्ट्रिक्शंस। पहले आप जनरल रीजन समझाओगे, ऐसा दिमाग में बैठना चाहिए। अच्छा, पहले मैं जनरल रीजंस बताऊंगा कि एंगेजमेंट लेटर क्यों बदलता है। अब जब भी वो आपको बोले बदलने के बारे में, आप खुद से पूछेंगे इज इट जस्टिफाइड। उन्होंने हमको बोला कि आप कोलकाता और दिल्ली की ब्रांच छोड़ दो, उसका ऑर्डर आप नहीं करोगे, ब्रांच ऑर्डर करेगा। इज इट जस्टिफाइड? पता चला दे कंट्रीब्यूट ओनली 0.5% ऑफ द टर्नओवर, आने जाने का खर्चा ज्यादा है, चेकिंग कम। सही बोल रहे हो, जस्टिफाइड है, चेंज करते हैं, बदलो एंगेजमेंट लेटर। लेकिन पता चला दे कंट्रीब्यूट 80% ऑफ द टर्नओवर, ऐसे कैसे छोड़ दूं उनको? फिर मैं मेन ऑर्डर किस काम का, अगर 80% टर्नओवर मैं नहीं करूंगा तो। आपको देखना है रीजंस जस्टिफाइड है क्या। अगर जस्टिफाइड है तो क्या करेंगे? न्यू टर्म्स लेंगे। अनजस्टिफाइड है, अगर अनजस्टिफाइड है तो हम उनको बोलेंगे कि भैया जो ओरिजिनल था वैसे चलो, वैसे चलो, नहीं तो विड्रॉ। नहीं तो विड्रॉ। इस पे हमारी बात हुई थी, तुमने हां बोला था, साइन मारा था, नहीं करोगे तो विड्रॉ करेंगे। छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हो तुम, एंगेजमेंट लेटर फॉलो नहीं कर रहे हो, जिससे शुरुआत हुई थी वो फॉलो नहीं कर रहे हो, वी विल विड्रॉ। जितना काम किया उतना पैसे दो, जा रहे हैं हम। अच्छा, पैसे नहीं छूटते, सबको चिंता होती पैसे मिलेंगे नहीं, मिलते। और जब तक तुमको पैसे नहीं देगा ना, नया बंदा ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर नहीं सकता, पहले पुराने का हिसाब करना पड़ता है। और जब रिजाइन करते तो लॉ में जिसको जिसको बोला है सबको इन्फॉर्म करो, सेक्शन 140 में बोला है। कंपनी को बता, फिर आरओसी को बता, फिर सीएजी को पता, अगर गवर्नमेंट कंपनी है। रिजाइन मारो तो एकदम टशन से सबको इन्फॉर्म करना है। अदर पार्टीज जिन जिनको बताना है बता दो। अब आप समझाओगे पहले जनरल रीजंस, फिर आप बताओगे कि रीजन क्या है, जस्टिफाइड है कि अनजस्टिफाइड है, फिर क्या करना, विड्रॉ करने के बाद क्या करना, फिर आंसर बनता है आपका इसको। लेकिन अच्छा, एग्जाम में ऐसे चार्ट बना के नहीं आ सकते, इतनी कला तो आपको लगेगी, वो भी मैं करवाऊंगा। मैं अभी रोज जो अपन डिस्कस करते हैं उसका एक ओन वर्ड्स में आंसर कैसा होता है वो भी बता दूंगा। ऐसा लिखना पड़ता, चार्ट को ऐसे सेंटेंसेस में उतारना पड़ता, सेंटेंस में उतारना इतना करना पड़ेगा। इसको बीच का रास्ता बोलते। बच्चे ने तो एक एक सेंटेंस रखते और नहीं तो सिर्फ ओवरव्यू मार लेते। ना ये अच्छा है ना वो अच्छा है, बीच का रास्ता निकालना बहुत जरूरी है। नाउ दूसरा चार्ट और एक लगेगा यहां पर, उसके नीचे लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। सुनिए, ऑडिट से कनेक्टेड 3 असाइनमेंट्स है, 3 असाइनमेंट। ऑडिट मतलब कौन सा अश्योरेंस? रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, भयंकर अश्योरेंस, 80%, 90%, 95%, 99% रीजनेबल अश्योरेंस। उससे थोड़ा छोटा है, छोटी मोटी चेकिंग कर ले, सिर्फ 2, पूछताछ और रेशियो एनालिसिस, और तेरी रिपोर्ट दे दे। वो कौन सा असाइनमेंट है? रिव्यू। उसमें मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस है। कौन सा? मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस है, ठीक है, 40% अश्योरेंस, 45% अश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस है। उससे भी गया गुजरा और एक असाइनमेंट है। कौन सा? एयूपी, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। ओह, मेरे को बुलाया सीएफओ ने, सिर्फ 2 काम करना है, ये डेटर की लिस्ट है, इसको लेजर से मैच करना। अच्छा, दूसरा इसके कंफर्मेशन लेना। अच्छा, और एक काम करना, जहां मैच नहीं हो रिकंसिलिएशन बना देना। बस 3 काम करना है। तू रिस्क असेसमेंट नहीं करेगा,
तू प्लानिंग नहीं करेगा, तू ऑडिट प्रोसीजर तय नहीं करेगा, जितना बोला उतना करेगा तू बस, और उतना करने के बाद जो मिला मेरे को बता फैक्ट, सही गलत मैं सोचूंगा, उसको बोलते एयूपी, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अश्योरेंस क्या है? 0। ऑडिटर को अपॉइंट किया था ऑडिट करने के लिए और बोला था उसको तेरे पास 3 महीने का टाइम है, अचानक कुछ दिनों बाद आता है नहीं 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 नहीं, इन्वेस्टर जल्दी आ रहा है, जल्दी काम कर दे, एक काम कर ऑडिट मत कर, रिव्यू कर दे। तूने मेरे से पहले बात की रीजनेबल लेवल की, अब तू बोलता है मॉडरेट लेवल चाहिए। कुछ दिनों फिर से नहीं 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 मॉडरेट भी नहीं चाहिए। बोले अब सिर्फ इतना बता देना उसको कि लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैच होते क्या, बस जितनी बातें लेजर में है, ट्रायल बैलेंस में है, और जितनी बातें बस वो मैच होते उतना बता दे। मेरे को क्या, मैं तो बता दूंगा। लोग आपके पास में आएंगे कि लेवल ऑफ अश्योरेंस क्या कर दो, कम कर दो, फिर पूछो इज इट जस्टिफाइड। अगर तुमको ऐसा लगता है कि जस्टिफाइड है, उसकी कहानी में दम है, सच बोल रहा है, और तुम्हारे पास में टाइम है, एफर्ट्स है, तुम आसानी से काम कर सकते हो जितना टाइम बचा है उसमें अगर यहां पर भी आपको रीजनेबल अगर जस्टिफिकेशन लगता है, ठीक है, बिल्कुल चलेगा। चल रिवाइज एंगेजमेंट लेटर, पहले ऑडिट कर था, चल रिव्यू का बना, अब चल रिव्यू का छोड़, किसका बना? एयूपी। रिवाइज करो, रिवाइज एंगेजमेंट लेटर है। चलो इसमें खास बात, अभी तक के जो काम आपका था, अगर आपको ऐसा लगता है यूजफुल है, आप उसको आगे यूज कर सकते हो। 1 हफ्ता ऑडिट के लिए काम किया था, कहां काम आ जाएगा? रिव्यू में। आगे कहां काम आ सकता है? एयूपी में। कर लो, बोले कुछ नहीं, सिर्फ एक बात बोलिए, बिंदास नया लेटर बना, कोई अपने को प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, तू आगे बढ़ सकता है। सिर्फ एक काम करना, जब तू नए की रिपोर्ट बनाएगा ना, पुराने का रेफरेंस मत दे, कंफ्यूजन हो जाएगा। पुराना ऐसा असाइनमेंट था, मैंने उसमें आधा काम किया, फिर नया असाइनमेंट में आधा काम किया, ऐसा किया वैसा किया, कंफ्यूज हो जाएगा। सीधा रिव्यू रिपोर्ट दे, सीधा एयूपी की रिपोर्ट दे। लेकिन फिर पलट के, इनके हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, पहले क्या बोलते हैं, कोई पुराने की रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, फिर बोलते लेकिन एयूपी जो असाइनमेंट है ना, हर असाइनमेंट की प्रोसीजर अलग होती है, उसमें बताना पड़ता है कि कौन सी 4 प्रोसीजर परफॉर्म की। तो तू तो लिखेगा ही कौन सी 4 प्रोसीजर, बस वहां पे मेंशन कर देना ये प्रोसीजर हमने एज अ ऑडिटर की थी, बस इतना बता देना कि 3 में से या 4 में से एक स्टेप हमने की थी एज अ ऑडिटर, उतना बता देना। बोले उससे कंफ्यूजन नहीं होगा और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, डन। ये भी बात समझानी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन किसके ऊपर है? लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। लेकिन दिमाग में बैठना चाहिए, ये दोनों बताने कि लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस का क्वेश्चन तो पहले मुझे बताना पड़ेगा चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और फिर लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस की बात करनी पड़ेगी। हवा लग रही है कि भाई? यस नो, यस नो, बराबर। बस 5-10 मिनट और अपना खत्म आज का सेशन। व्हाट डू मीन बाय क्वालिटी? क्वेश्चन नंबर 220.01, ठीक है। क्वालिटी मतलब क्या? 220.60 पे हम लोग जाएंगे, 40 और 60। चलो क्वालिटी ऑडिट मतलब 2 चीजें। नंबर 1, अच्छा क्वालिटी खाना मतलब 2 चीजें, खाने में स्वाद होना चाहिए और खाने के बाद भी बीमार नहीं होना चाहिए, 2 बातें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी। वैसे क्वालिटी ऑडिट मतलब 2 चीजें। ऑडिट का पूरा काम शुरुआत से लेकर आखिरी तक, प्लानिंग से लेकर रिपोर्ट बनाने तक, उसको लगने वाला लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस, उससे छोटे आपके लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस, फिर आपके स्टैंडर्ड लॉ एक्ट, और फिर अगर आरबीआई ने कोई रेगुलेशन बनाए वो रेगुलेशंस, और उसके बाद में स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पूरा ऑडिट का काम सिस्टमैटिकली शुरुआत से लेकर आखिर तक एज पर लॉ हुआ है, एक्ट, उससे छोटे रेगुलेशंस, उससे छोटे स्टैंडर्ड्स, सिस्टमैटिकली हुआ है, बहुत बढ़िया प्यारा। और दूसरा, आखिरी में जो रिपोर्ट बनी है दैट इज एक्सट्रीमली रिलायबल इन द गिवन सर्कमस्टांसेस, बहुत भरोसेमंद है, कोई भी उसको चैलेंज करे उसको सही प्रूव कर सकते हैं। ये 2 चीजें जिसके अंदर होगी उसको हम कौन सा ऑडिट बोलते हैं? क्वालिटी ऑडिट। एक तो कंप्लायंस है और बाद में रिपोर्ट बहुत जोरदार बनी है। अब 2 स्टैंडर्ड है, एसक्यूसी 1 और ऐसे 220। एसक्यूसी 1 सर 2 स्टैंडर्ड क्यों है? स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल और ऐसे 220। फर्म लेवल पर
ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करना, ऐसे कौन से मेथोडोलॉजी को लगाना, सिस्टम को लगाना कि फर्म में होने वाले जितने भी अश्योरेंस असाइनमेंट्स है, जितने भी अश्योरेंस असाइनमेंट्स है, सबकी क्वालिटी मेंटेन हो। यह लिखा हुआ है एसक्यूसी 1 में। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सीए फर्म में रेगुलर बेसिस में लोगों की जरूरत कितनी है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। मंथली तुमने निकालना चाहिए कितने लोग लगेंगे। तुमने सोच समझ के रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। बैकग्राउंड चेक करने के बाद, रिक्रूट करने के बाद उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग के बाद उनकी टेस्ट होनी चाहिए, उनके बाद ऑडिट पे भेजना चाहिए। फर्म लेवल पर यह बातें होनी चाहिए, तब जाके क्वालिटी लोग रहेंगे और क्वालिटी काम कर पाएंगे। ये बातें कहां लिखी है? एसक्यूसी 1 में। फर्म लेवल पर ऐसी कौन सी पॉलिसीज, ऐसे कौन से सिस्टम हो कि फर्म में होने वाले सारे अश्योरेंस एंगेजमेंट की क्वालिटी बरकरार रहे। ये एसक्यूसी 1 में। ऐसे 220 क्यों है? सबसे पहले ऐसे सिर्फ किसको लगते हैं? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को लगते हैं। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मतलब ही होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फर्म लेवल पे जो पॉलिसीज, प्रोसीजर, सिस्टम बने हैं, उसको असाइनमेंट लेवल पे इंप्लीमेंट कौन करेगा? हु विल इंप्लीमेंट इट? कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे असाइनमेंट लेवल पे? यह समझाया है कहां पे? 220 में। असाइनमेंट लेवल पे इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, यह कहां लिखा है? 220। फर्म लेवल पे सिस्टम्स कैसे बनेगी, यह कहां है? एसक्यूसी 1। असाइनमेंट लेवल पे इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, यह कहां लिखा है? ऐसे 220। बहुत रिसर्च करके लोगों ने बोला अल्टीमेटली 6 चीजें। अगर ऑडिट की क्वालिटी बरकरार रखनी है तो 6 चीजें। 6 चीजें ध्यान पे रखो। तुम्हारे 300 क्लाइंट होंगे, 1200 रिपोर्ट साल में इशू होती होंगी। 1200 की अगर तुमको क्वालिटी मेंटेन करनी है तो 6 चीजों पे फोकस करो। नंबर 1, लीडर। लीडर इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। कुछ गड़बड़ हुई तो सबसे ज्यादा पनिशमेंट किसको मिलेगी? लीडर। लीडर नॉलेजेबल, एथिकल बंदा होना चाहिए और उसने जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि मैं सबको इंस्पायर करूंगा और मैं सबको बोलूंगा कि क्वालिटी मेंटेन करनी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। लीडर शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 1। अकेले लीडर से कुछ नहीं होगा, हमको चाहिए टीम, ह्यूमन रिसोर्स। कितना भी अच्छा लीडर हो, अगर तुम्हारे पास में एडिक्वेट टीम नहीं है, यू नीड गुड नंबर ऑफ पीपल, सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल, कीप रिक्रूटिंग देम, कीप ट्रेनिंग देम। ह्यूमन रिसोर्स, सोच समझ के काम दो, कौन किसमें एक्सपर्ट है। चलो लीडर भी अच्छा है, ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छा है। अभी भी अगर तुमको क्वालिटी मेंटेन करनी है, इन दोनों ने कैसा होना चाहिए? एथिकल एंड इंडिपेंडेंट। कितना भी नॉलेजेबल है, पैसे खा के अगर क्लाइंट से हाथ मिला ले, सब बेकार ही बेकार है। फिर बंदा एथिकल और इंडिपेंडेंट, ये दोनों लोग कैसे चाहिए? एथिकल और इंडिपेंडेंट। चलो एथिकल इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट, सोच समझ के काम लो। मैं ऑडिट पढ़ाने वाला बंदा, बराबर, मेरे को बीच में सीए इंस्टीट्यूट से फोन आया कुछ साल, अरे वो हमको इमरजेंसी है, तुम अकाउंट्स पढ़ा दो फाउंडेशन। पागल हो गया क्या तू? अरे तुम तो ऑडिट, तुम सीए, सीए तू भी है, मेरा दोस्त था, तो अपने सबको अकाउंट्स हाथ पढ़ा दे। अबे उसमें छोटे मोटे इंटीग्रिटी क्या रहती है अपने को, और वो भी आखिरी रिवीजन में। मैंने बच्चों को उससे अच्छा तो मत पढ़ाओ, वो ज्यादा अच्छा है। कुछ फलता पढ़ा दिया तो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। डोंट एक्सेप्ट समथिंग विच यू कैनॉट डिलीवर। अगर क्वालिटी मेंटेन करना है तो असाइनमेंट को सोच समझ के एक्सेप्ट करो। फालतू चीज एक्सेप्ट कर लोगे तो क्वालिटी को डिलीवर नहीं कर पाओगे। एक्सेप्ट करने के बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस मतलब जब लोग ऑडिट करने जा रहे हैं उनको डायरेक्शन दो, जब वो काम कर रहे हैं सुपरविजन करो, अटक जाए तो कंसल्टेशन दो, काम खत्म होने के बाद में रिव्यू करो। रिव्यू के 2 मतलब होते हैं। शॉर्ट में पूरा काम चेक करा, इट इज रिव्यू, और जूनियर ने काम खत्म करना, सीनियर ने चेक करना, वो भी क्या है? रिव्यू। दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। और रेगुलर बेसिस पे अपने फर्म के सिस्टम्स को मॉनिटर करते रहो कि कहां कहां पे हमको ऑडिट की चेकलिस्ट को बदलना पड़ेगा। 6 बातें क्विकली। क्वालिटी मेंटेन करना है तो लीडर शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकेले से बात नहीं बढ़ेगी। ह्यूमन रिसोर्स सही देना। ये दोनों कैसे होने चाहिए? एथिकल और इंडिपेंडेंट। काम सोच समझ लेना, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। काम लेने के बाद में एंगेजमेंट परफॉर्मेंस जरूरी है, और आखिरी में मॉनिटरिंग। ये 6 बातें होनी चाहिए। अब
यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं था, अंडरस्टैंडिंग फ्लो बनता है। सबसे सही तरीका ऑडिट में फ्लो बनना चाहिए कोई। अगर आपका फ्लो बन गया, यहां पे कौन सा निमोनिक लगा है? हर जगह गधे जैसे निमोनिक नहीं लगाना। मैं एक आध बार क्लास में समझा तो निमोनिक कैसे बनते हैं, wordfind.com एक साइट है, हर चीज का बना डालते हैं, यू विल गो मैड। निमोनिक इज द लास्ट थिंग यू गो फॉर। मैं भी बनाता हूं निमोनिक, है भी आखिरी चीज। कोई फ्लो नहीं बन रहा या फिर बहुत ही अच्छा, जैसे एमआरपी बन गया, मर्टेलिटी रिस्क एंड पॉपुलेशन, अब बन जा रहा है। वो डीएसआर बन गया था, जबरदस्ती का था, वो बन रहा है तो बना डाला। लास्ट थिंग, हर चीज का निमोनिक बनाओगे यू विल गो मैड। वैसा करने की जरूरत नहीं है। लिसन नाउ, असाइनमेंट एक्सेप्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, असाइनमेंट एक्सेप्ट करने से पहले कौन सी जानकारी लेना। फिर किसी को बोलते फॉर इंफॉर्मेशन विच असिस्ट द ऑडिटर इन एक्सेप्टिंग द ऑडिट, डिसीजन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। नया असाइनमेंट लेना कि नहीं लेना, इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस। पुराना असाइनमेंट फिर से करना कि नहीं करना, उसको क्या बोलते हैं? कंटिन्यूएंस। अब इसकी चार बातें, 40 नंबर का चार्ट है। लिसन, ब्लाइंडली कोई भी असाइनमेंट लेना नहीं चाहिए। आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, आपकी बुरी क्वालिटी डिलीवर होगी, आपको पनिशमेंट लगेगी। ऐसे मैं होता पहले 220 के नाम लिखता, उसके 2-3 लाइन लिखता, फिर मैं बोलता कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। 4 फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। सबसे पहले क्लाइंट, ऑडिट इज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। तू देगा जानकारी, मैं करूंगा एग्जामिनेशन। चेक करना पड़ेगा जो ओनर है, जो की मैनेजमेंट पर्सन है, डायरेक्टर्स है, उनकी इंटीग्रिटी क्या है। आर दीज गाइज ऑनेस्ट? पूरे मार्केट में थू चल रही है भैया, बहुत ही झूठ बोलते, धोखेबाज लोग हैं। अगर ऐसा है भैया, कितना भी होगा भाई, तुम्हारा काम करना नहीं है। एसआर स्टील का ऑडिट पहले ईवाई ने छोड़ा, फिर पीडब्ल्यूसी ने छोड़ा, सब बिग फोर बोले हम नहीं करेंगे, एक लोकल फर्म को लगाना पड़ा। रुइया ब्रदर्स पे भरोसा नहीं था। फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट ऑडिटर के, तेरे पास कॉम्पिटेंस है क्या? तेरे को क्या समझता डिफेंस का? तेरे को क्या समझता स्पेस टेक्नोलॉजी का? तेरे को क्या समझता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का? तेरे पास कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है क्या? तेरे फर्म में 5 लोग, वो कंपनी के 500 ब्रांचेस है, कैसे करेंगे तू ऑडिट? कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है क्या तेरे पास में? उसके बाद तू एथिकली काम कर पाएगा क्या? तू एथिकली काम कर पाएगा? तेरा रिश्तेदार है वो। तेरे फर्म के अंदर कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसके अंदर कितने लोग के पेरेंट्स काम करते हैं उस कंपनी में। 2 पॉइंट ऑडिटर के हैं। तेरे पास कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है क्या? क्या तेरी जो टीम है वो एथिकली इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगी क्या? और आखिरी में सिग्निफिकेंट मैटर, क्या रिसेंटली पिछले साल इस साल कोई बहुत बड़ी कोई बात हुई है क्या? सत्यम में रेजोल्यूशन गिरा दिया था शेयर होल्डर्स ने कि हम सत्यम का मर्जर नहीं होने देंगे माइटास के साथ। अगले दिन पीडब्ल्यूसी का स्टेटमेंट था इकोनॉमिक टाइम्स में, हम हो सकता है अगले साल का ऑडिट ना करें। उसके पहले फ्रॉड आ गया बाहर। जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स है, लीगल केसेस है, चेंजेस है, सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स एनालाइज करो। क्या उससे दिखता है क्या कि हमने ये असाइनमेंट से दूर रहना चाहिए? 4 बातें। पहला पॉइंट किसके पॉइंट से? मैनेजमेंट, इंटीग्रिटी। फिर दूसरा ऑडिटर, कॉम्पिटेंस। फिर ऑडिट की टीम एथिकल इंडिपेंडेंट रह पाएगी क्या? फिर कौन सा है? सिग्निफिकेंट मैटर्स। 4 बातें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद कहानी खत्म नहीं होती। एक्सेप्ट करते वक्त चारों बातें एकदम सही थी, लेकिन ऑडिट करते वक्त चारों बातों में से कोई भी चीज बिगड़ने लगी अचानक बहुत ज्यादा, इनका झूठा रूप सामने आने लगा, ऐसा कुछ भी। इफ आफ्टर एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट पार्टनर ऑब्टेन्स इन्फो दैट वुड कॉज डिक्लाइनिंग असाइनमेंट, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है। सभी पार्टनर्स की मीटिंग बुलाओ, ये ऑडिट छोड़ना है क्या देखना पड़ेगा हमको। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, नो? एक और क्वेश्चन, फिर आज का होमवर्क देंगे। स्पीड सही है भाई? नाउ लेट्स सी। 5 अलग अलग तरह के थ्रेट्स होते हैं। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। पेज नंबर 7 पे है, पेज नंबर 7।
मैं जितना बोल रहा हूं, मैं पूरा फाड़ू चाट बोल रहा हूं, जितना बोल रहा हूं उतना कर लो, वो भी बहुत है मैडम। सिर्फ एक्सप्लेन करना आपने, इससे क्वेरी था कि जितना आप बोल रहे हो उतना ही कर लेने का ना, डेफिनेटली बता। नाउ ध्यान दीजिए, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, ऐसी सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस जो आपके ऊपर दबाव डाले इंडिपेंडेंस को तोड़ने के लिए, इंडिपेंडेंस तोड़ने के लिए आपके ऊपर दबाव डाले गलत रिपोर्टिंग के लिए, उसको बोलते थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। शॉर्टकट है आई एम फेयर, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पे इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट, ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पे आपका बेनिफिट जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ में, वहां पे आप हिचकिचाओगे उनके अगेंस्ट गलत रिपोर्ट देने के लिए, दैट इज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। देखो वहां पे शॉर्टकट है बिजनेस फाइल, बिजनेस फाइल ओपन करो सब दिख जाएगा तुमको। बी स्टैंड फॉर बिजनेस रिलेटेड। अरे क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, तुम कैसे रिपोर्ट दोगे? तुम्हारा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एफ स्टैंड फॉर फीस रिलेटेड। अरे 90% फीस आती है वहां से, तुम कैसे रिपोर्ट दोगे उसके अगेंस्ट? कॉन्टिंजेंट फीस है, उसने बोला क्वालिफाई करोगे तुम्हारी फीस आधी हो जाएगी, तुम कैसे रिपोर्ट दोगे? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट तुम्हारा पैसा लगा हुआ है शेयर्स और डिबेंचर्स में, तुम कैसे रिपोर्ट दोगे? अरे सर ये तो क्वालिफिकेशन में आता है, ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। इसमें से कुछ चीजें कंपनीज एक्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन बनाकर डाल दी है, लेकिन सभी डाली नहीं है। और कंपनी के अलावा भी और एंटिटीज होती है, और इंडिया के बाहर भी ऑडिट होता है। ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। ऐसी चीजों कौन सा थ्रेट क्रिएट करती है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। डायरेक्ट इन्वेस्ट या फिर इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तुमने जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा डाला है उसका 90% पैसा यहां पे डाला हुआ है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एल स्टैंड फॉर लोन। अरे भैया तुमने लोन या गारंटी दी है या ली है? दोनों कवर्ड है। बहुत बड़ा लोन दिया है, कैसे रिपोर्ट दोगे इनके अगेंस्ट? लोन लिया है, मांग लेंगे तुमसे पैसे वापस, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। तुमको पता है तुमने अगर सच्ची रिपोर्ट दी ना तो 2 साल के बाद तुमको सीएफओ अपॉइंट करेंगे, ऑफर दिया हुआ है तुमको, बोला हुआ है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें तुम्हारा बेनिफिट जबरदस्त जुड़ा है, किसके साथ? क्लाइंट के साथ। शॉर्टकट क्या था? बिजनेस फाइल, बी फॉर बिजनेस, एफ फॉर फीस, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, एल फॉर लोन, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, आई एम फेयर, एफ स्टैंड फॉर फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट है भाई साहब, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपका आपकी टीम का क्लोज रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ में, वो कौन सी थ्रेट है? फैमिलियर। अरे हम इतने फैमिलियर है कि हमारे मन में सिंपैथी है तुम्हारे लिए। इट इज अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एंड ऑनेस्ट रिपोर्टिंग। पहला सिचुएशन, मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम का इमीडिएट, अरे डायरेक्टर रिलेटिव है, टीम मेंबर का रिलेटिव है डायरेक्टर, उससे छोटा ऑफिस। देखो सीक्वेंस, हर छोटी बात का ख्याल रखा है। सबसे बड़ा डायरेक्टर, उसका नाम पहले है, उससे छोटा ऑफिसर, उससे छोटा एम्प्लॉय। कौन सा एम्प्लॉय? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। टीम का रिश्तेदार है डायरेक्टर, या फिर रिश्तेदार कौन है? ऑफिसर, या फिर एम्प्लॉय जो क्या बना रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यार इतना क्लोज रिलेशनशिप है, कैसे रिपोर्ट देंगे? कैसे उनकी गलतियां निकालेंगे? फिर अरे हमारा पार्टनर डायरेक्टर बन गया, अरे जिससे मैंने सब कुछ सीखा वही जाके क्या बन गया? डायरेक्टर। फॉर्मर पार्टनर ऑफ द फर्म इज नाउ डायरेक्टर, ऑफिसर, या फिर ऐसा एम्प्लॉय जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में इन्वॉल्व है। लॉन्ग एसोसिएशन, 15 साल से ऑडिट कर रहा है, अब तो बच्चों की शादियां हो गई आपस में। लॉन्ग एसोसिएशन है, कैसे उसके अगेंस्ट जाएंगे? गिफ्ट्स, बड़े बड़े गिफ्ट्स ले लिए, परिवार वाले भी बोलते हैं ओ जी तुम इस पे डाउट करते हो, भगवान है, इतने गिफ्ट ले लिए, तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन बन जाता है गिफ्ट लेने के बाद, यू हैव टू एक्ट पॉजिटिव, गुड। कौन सी थ्रेट है? फैमिलिटी। 3 बातें थी। टीम के लोग क्या बनकर बैठे हैं? रिश्तेदार कंपनी के अंदर। फिर हमारा पार्टनर क्या बनकर बैठा है? डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय। और आखिरी, फिर उसके बाद में लॉन्ग एसोसिएशन, और चौथा क्या है? गिफ्ट्स। आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट। एफ स्टैंड फॉर फैमिलियरिटी। फटाफट एडवोकेसी। अरे एक तरफ उस क्लाइंट की तुम तारीफें करते हो, दूसरी तरफ ऑडिट करते हो, कैसे कर लोगे? एक तरफ तुम उनके केसेस लड़ रहे हो, लिटिगेशन लड़ रहे हो, सेबी में बोल रहे हो अच्छे लोग हैं, कोर्ट में बोल रहे हो अच्छे लोग हैं, इनकम टैक्स में बोल रहे हो अच्छे लोग हैं, दूसरी तरफ तुम ऑडिट कर रहे हो, कैसे तुम बुराई करोगे? जिसका तुम एडवोकेट करते हो, जिसको सपोर्ट करते हो, उसके अगेंस्ट कैसे रिपोर्ट दोगे? सेल्फ एडवोकेसी थ्रेट।
फिर नेक्स्ट, मार्केट में आईपीओ आ रहा है, मार्केट में ढिंडोरा पीट रहे हो, इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो, उसके अगेंस्ट रिपोर्ट कैसे दोगे? एडवोकेसी थ्रेट है। आई एम फेयर, एफ हो गया, ए हो गया, आई इंटिमिडेशन, धमकी दे रहा है, तेरे को ऑडिट से निकाल देंगे, तेरा काम कम कर देंगे, तेरे ऊपर उल्टा केस ठोक देंगे कि तूने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक की, ऐसी धमकियां दे रहा है। कौन सी थ्रेट है? इंटिमिडेशन थ्रेट। आर स्टैंड फॉर रिव्यू, जो काम तुमने पहले किया था वही काम तुमको वापस चेक करना पड़ रहा है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तुमने डिजाइन किया था कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आज तुम ही ऑडिट कर रहे हो। तुमने बनाया था फिक्स एसेट रजिस्टर, आज तुम ही ऑडिट कर रहे हो। तुमने अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई थी इंड एस के हिसाब से, आज तुम ही ऑडिट कर रहे हो। तुमने एस्टिमेट्स बनाए थे, आज तुम ही ऑडिट कर रहे हो। कौन सी थ्रेट है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। कोई भी ऐसा असाइनमेंट जहां पे तुम्हारा काम तुम ही चेक कर रहे हो, दैट बिकम्स सेल्फ रिव्यू थ्रेट। उन्होंने एग्जाम्पल दिए, तुमने बनाए थे आईटी सिस्टम, तुमने किया था इंटरनल ऑडिट, तुमने दी थी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, तुमने दी थी मैनेजमेंट सर्विसेज। सीक्वेंस है, पहले सिस्टम बनता है, फिर ऑडिट, फिर एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। और एक सबसे खास बात है, ये मेरे को बहुत प्यारा लगता है, एमसीक्यू में टारगेट होगा, कंपनी का डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय हमारे टीम में आ गया। अरे जिसने आज तक अकाउंटिंग की थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे, वो टीम में आकर क्या कर रहा है? ऑडिट कर रहा है। मतलब खुद का काम खुद चेक कर रहा है। कौन सी थ्रेट हो गई? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा पार्टनर वहां पे खड़ा है तो फैमिलियरिटी थ्रेट होती है। अरे ये तो मेरा फैमिलियर बंदा है, वो अगर हमारे इसमें आ जाता है और खुद का चेक करता है तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट होती है। मैं होता ना करेक्ट इनकरेक्ट में यही सिचुएशन डालता और पूछता कि ये फैमिलियरिटी थ्रेट है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। ठीक है गाइज, वी आर थ्रू आज के सेशन। आज हमने जो क्वेश्चंस किए मैंने आपको बताया। मैंने आपको बोला शुरुआत में, मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज चाहिए कि जो मैं इंस्ट्रक्शन दूं फॉलो करें। आज हमने पहले कोर ऑडिट प्रोसेस को देखा, हमारे कॉन्सेप्ट्स को जगाया, और फिर हमने काफी सारे क्वेश्चंस देखे। आपका होमवर्क है आज का, कल से मैं गूगल शीट पे डाल दूंगा पहले से। ये आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 210.02, 220.07, 220.08, COA.15, COA.31। ये आपके अदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी परम की ऑनलाइन है, फाड़ू की भी आपको जीनी बुक मिलेगी, लेकिन आप इसको बेस अगर बना रहे हैं तो इट इज गुड कि आपके पास में हार्ड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, आप काउंटर पूछेंगे बाजू में, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। कल मिलेंगे, कल क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। आज हमारे कोर ऑडिट प्रोसेस में हमने समय दिया। ठीक है, रोज का मैंने आपको, और यहां पे क्लास में आना है तो प्राणायाम करके आना, प्राणायाम करके आना, टिक 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 टिक, खटाखट खटाखट। और जो होमवर्क भी दिया है, बहुत सारे जो क्वेश्चंस है अगर समझ में ना आए आपको तो उसकी लिंक, ये पूरी शीट है जिसमें हर क्वेश्चन, हर एमसीक्यू का वीडियो है। अपने जितने भी क्वेश्चंस है एमसीक्यू उसका वीडियो है, ये शीट भी। बस ये लेक्चर नंबर रेगुलर के उसको इग्नोर कर देना, और आप सर्च कर सकते हो गूगल शीट में। आप जैसे ही क्वेश्चन नंबर डालोगे आप उसके वीडियो पे पहुंच जाओगे। ये भी मैं अपडेट करूंगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। फाड़ू का हार्ड कॉपी आप vsmart या auditguru.in वेबसाइट से आप जाके ले सकते हैं, या फिर अगर आप प्रेस्टीज पे हो पुणे में तो आप प्रेस्टीज पॉइंट से ले सकते हो। ठीक है, चलिए, और 2 होमवर्क है आपके। पहला कौन सा वीडियो देखना है? चैप्टर नंबर 1 का, स्पीड एडजस्ट करो अपने हिसाब से, और दूसरा 5 क्वेश्चन करने हैं। अपना टारगेट है आउटपुट निकलना चाहिए इस बैच में। 15 दिन में ऑडिट सुपर स्ट्रांग बनना चाहिए। उसके लिए अकेले मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुमको भी तुम्हारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट।